कुंडली क्या रहती है? डेट ऑफ बर्थ के आधार पे बनाया गया जो चार्ट है, अगर किसी के पास एक्यूरेट टाइम नहीं है, उसके लिए हम एक प्रश्न कुंडली बनाई जाती है। हर एक पर्सन ने कुंडली सीखनी चाहिए, एटलीस्ट खुद के लिए तो भी। कौन कौन से ऐसे चार्ट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं? लग्न चार्ट हम उसको बोलते हैं। उसके आधार पे भी 16 वर्ग बनाए जाते हैं, मतलब 16 वर्ग में 16 अलग अलग तरह के चार्ट होते हैं। दिन में आप कितने कुंडली देखते हो? 10 से 15 कुंडली के आसपास में 10 से 15 कुंडली। प्रतिदिन कुंडली। लग्न के अनुसार पहला स्थान है, इसके अनुसार ही आपकी गणना होती है। लग्नेश का स्वामी लग्न स्थान, इससे आपका स्वभाव पता चलेगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति थोड़े से घबराते भी बहुत ज्यादा है। चंद्रमा 12वें स्थान में है, थोड़ा सा वीक कर देता है। पंचम भाव में आती है जहाँ पे 6 नंबर अंकित किया गया है। एजुकेशन का, पढ़ाई लिखाई का भी कारक है, संतान का भी ये स्थान कारक है। ये होता है आपका जाय स्थान, पत्नी का स्थान। तो इसमें क्या है, कुछ चीजें जो हेल्थ से संबंधित भी कुछ तकलीफें दे सकता है। 10वें स्थान में शनि की राशि है, पिता पुत्र हैं लेकिन एक दूसरे के प्रतिकूल भी है। क्या मेरी जो पत्रिका है, जी जी, क्या मेरे बच्चों के ऊपर भी इफेक्ट करती है? सूर्य देव बहुत उग्र भी हैं। मांगलिक है तो मांगलिक की शादी मांगलिक से करवाओ। देखिए, प्राचीन मान्यता है ये। मंगल के 4 पार्ट है। बुध हमारे सोच का, हमारे दिमाग का और हमारे स्वास्थ्य का कारक ग्रह होता है। गुरु से संबंधित लोग पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा रुचि रखेंगे। शुक्र वाले जो है उनको लग्जरी लाइफ भी बहुत पसंद होती है। शनि देव से संबंधित जितने भी लोग हैं, उसके बाद राहु का स्थान आता है जिसमें मदिरा का व्यापार बहुत अच्छा कर सकते हैं। मेष राशि का स्वभाव होता है, बोलते हैं ना कि कुछ लोग भेड़ चाल चलते हैं। गुरु का तो गुरु ही है मार्गदर्शन। कर्क राशि केकड़े को बोलते हैं, लेकिन केकड़ा जब तक पानी में रहेगा तभी तक शीतल रहेगा, बाहर आ जाएगा तो डेंजर भी हो जाता है। सिंह राशि का सिर्फ सिंह राशि से ही पड़ता है और दूसरी राशियों के साथ में उतना नहीं जमता है, और अपने आगे किसी की चलने भी नहीं देते। तुला राशि होती है शुक्र की, ऐसे लोग लग्जरी लाइफ बहुत पसंद करते हैं। वृश्चिक राशि वाले या वृश्चिक लग्न वाले, ऐसे जातक भी बहुत थोड़ा सा डेंजर भी कह सकते हैं, लेकिन उनका मनोविचार बहुत ज्यादा चलता है। धनु राशि का स्वामी होता है गुरु। कुछ सीखने की चाह बहुत रहती है धनु राशि वालों के अंदर। तो मकर राशि का सिंबल है मगरमच्छ। वे पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर करना नहीं करते हैं। अच्छा स्टूडेंट है जी, तो वो कौन सी राशि में रहेगा? धनु, मीन राशि वाले, कन्या राशि वाले, सिंह राशि वाले। सबसे अच्छा बिजनेस पर्सन धनु राशि, मीन राशि प्लस वृश्चिक राशि। मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। पूरी कुंडली मांगलिक है तो वो लोग भी एक दूसरे का सिर फोड़ सकते हैं। बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते दोनों का। हाँ हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट प्रोफेशन है पॉलिटिशियन। शनि को ना जनरली एक विलन बनाया जाता है, और 7.5 कैसे होती है? 3 राशियों को शनि एक तरह एक साथ कैप्चर करते हैं। 2.5 साल की ढैया होती है, जिसे हम कुछ लोग छोटी पनौती भी बोलते हैं। जब शनि आते हैं तब प्रभावशाली बहुत ज्यादा रहते हैं, और जब शनि जाते हैं तो बहुत कुछ देके जाते हैं। लेकिन मध्यांतर जो रहता है, दशा और महादशा, जी, ये क्या चीजें है? काल क्या रहता है, सर्प क्या रहता है, और दोष क्या रहता है? जैसा आपने काल सर्प दोष बताया, वैसे एक रहता है पितृदोष, जिसने प्रिडिक्शन किया कि ये पर्टिकुलर चीजें हो सकती है जी। इसका जो कहते हैं कि फल स्वरूप, ये हमें कब पता चलता है? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। काफी सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भरोसा नहीं रहता है, लेकिन फिर भी उनको कल क्या होने वाला है इसकी चिंता हमेशा रहती है। और ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि एक थोड़ा सा एक हमें सपोर्ट मिल जाए कि हम समझ पाए, सीख पाए कि कल क्या होने वाला है। आज के जो हमारे गेस्ट है वो है पंडित संजय शास्त्री जी, जिनका नॉलेज काफ़ी स्ट्रांग है हर ग्रह के ऊपर, हर घर के ऊपर और हर राशि के ऊपर। काफ़ी एक अच्छा हमारा एक डिस्कशन रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिनको भी एस्ट्रोलॉजी सीखनी है या फिर समझनी है खुद के लिए भी, एक पेन और नोटबुक लेके बैठ जाइए और सारे पॉइंट्स लिख लीजिए। अगर ज़रूरत पड़ती है तो बार बार ये वीडियो चेक कीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप इनटू द पॉडकास्ट। काफ़ी सारे ऐसे लोग रहते हैं कि जिनको कुंडली के ऊपर या फिर जो अदर पैरेलल जो थिंग्स है जिसमें हम हमारा भविष्य देख सकते हैं, उनके ऊपर भरोसा नहीं रहता है जी। वो उनके बारे में सोचते हैं कि शायद तक ये प्रॉपर होगा नहीं होगा, लेकिन सबको एक रहता है कि मेरे लाइफ में कल क्या होने वाला है जी। तो इसके लिए सब जन कुछ ना कुछ देखते रहते हैं कि मुझे कहीं ना कहीं से पता चले कि
कल क्या होने वाला है, क्या चीज़ें मैं कर सकता हूँ ताकि जो इफेक्ट है मेरे लाइफ में वो कम हो जाए, जो मतलब जो नेगेटिव इफेक्ट होने वाला है वो थोड़ा कम हो जाए। तो आज का हमारा शो एस्ट्रोलॉजी पे है। जी संजय जी, आपका स्वागत है दी हर्षल टॉक शो में। कैसे आप? नमस्कार सर। सबसे पहले मैं संजय शर्मा। आज हम, जैसे कि अभी आपने प्रश्न किया था कि हर व्यक्ति को जीवन में, अपने जीवन में जानने की एक जिज्ञासा रहती है कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है, किस तरह कुछ परेशानियां भी आती हैं, कुछ नेगेटिव फेस भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं। उसके लिए हम विशेषकर ज्योतिष के माध्यम से उसकी कैलकुलेशन करते हैं। जैसे जन्म कुंडली बनाई जाती है, सबका अपना अपना देखने का तरीका रहता है। कुछ लोग टैरो कार्ड रीडर हैं, और कुछ लोग हस्तरेखा पाम रीडर हैं, और कुछ लोग जो है मस्तक रेखा देखते हैं। तो सबका अपना अपना कुछ न कुछ तरीका रहता है। लेकिन ज़्यादातर जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन होती है वो जन्म कुंडली आपके जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से होती है। जैसे कि कोई भी हम डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, जिस समय व्यक्ति का जन्म हुआ है उस दिन की तारीख, महीना और वर्ष, साल जो है उसको लेकर के साथ में जन्म समय और जन्म स्थान जन्म कुंडली के लिए हम लोग लेते हैं। उसके आधार पे कैलकुलेशन की जाती है। जिस समय व्यक्ति का जन्म होता है उसी समय के ग्रह, नक्षत्र, जो सितारा, स्टार्स होते हैं, उनकी कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि कुंडली क्या रहती है, क्या क्या चीज़ें उसमें आती है? कुंडली डेट ऑफ बर्थ के आधार पे बनाया गया जो चार्ट है उसको हम कुंडली कहते हैं। कुंडली में विशेषतः 12 स्थान होते हैं। तो ना जन्म तारीख के आधार पे जो है लग्न चार्ट बनाया जाता है। उसमें डेट ऑफ बर्थ हमारी कंप्लीट होनी चाहिए, साथ में समय होना चाहिए, जन्म स्थान लगता है। तो यही है जो इसके आधार पे कुंडली का निर्माण होता है। और नक्षत्र? नक्षत्र विशेषतः 27 नक्षत्र होते हैं, और 27 नक्षत्रों में 12 राशियों को डिवाइड किया गया है। और 27 नक्षत्रों में सबके नाम होते हैं अलग अलग, और उन्हीं के आधार पे राशि और उनके ग्रह भी स्वामी होते हैं। और जैसे कि नाम है उनके 27 के सभी अलग अलग। सबसे पहले अश्विनी नक्षत्र होता है, द्वितीय भरणी, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुख्या, श्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, उत्तरा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद, रेवती। इस तरह ये 27 नक्षत्र होते हैं। तो नक्षत्रों में हमारा स्वभाव और हमारे जीवन में होने वाली घटनाएं अच्छा है या बुरा है, ये नक्षत्रों के आधार पे हम कैलकुलेशन करते हैं, वही गणना चलती है। तो मतलब अगर मैं आसमान की तरफ देखूं और उसको 27 पार्ट्स में अगर डिवाइड करता हूं तो 27 पार्ट्स में उसके नक्षत्र आ जाएंगे, करेक्ट? और उसके अंदर उसकी जो राशि है जी, अलग अलग नक्षत्र पे जो राशि आएगी वो आएगी, करेक्ट जी? ओके। जैसे आपने कहा था कि जो डेट हमें लगती है, डेट, प्लेस, ये चीज़ें हमें लगती है कि हमें कुंडली तैयार करनी है जी। लेकिन अगर किसी के पास एक्यूरेट टाइम नहीं है जी, तो फिर वो कैसे कर सकता है? देखिए, अगर जन्म कुंडली के लिए हमारे पास जन्म तारीख नहीं है तो उसके लिए हम एक प्रश्न कुंडली बनाई जाती है। जिस समय आपने जो भी प्रश्न किया है, मान लीजिए अभी आपने कुछ अपने करियर से रिलेटेड या अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आपने कोई प्रश्न किया, तो उसमें अभी के समय की कुंडली बनाई जाती है। वर्तमान गोचर कुंडली हम इसको कहते हैं। और अभी का टाइम लिया जाएगा, आज की ही डेट ऑफ बर्थ डेट ली जाती है, तो उसी के आधार पर कुंडली का निर्माण किया जाएगा। तो जो भी प्रश्न है आपका, उसी के अनुसार फिर आपका फलित किया जाता है। ओके। एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जी बिल्कुल, कि आपकी एस्ट्रोलॉजी की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? मतलब आपके लिए बैकग्राउंड था पहले से घर पे या फिर कैसा था? नहीं, देखिए, क्या हमारे परिवार में ऐसा कोई ज्योतिषी कोई सीखा नहीं था पहले भी। और मेरे पिताजी जो थे वो अध्यापक थे, तो मेरी संस्कृत में बहुत रुचि थी। साथ ही हम लोग भी, जैसे हमारे गांव में, हमारे पड़ोस में एक दादाजी थे, वो पंडित जी थे, तो वो भी पंचांग वगैरह देखते थे, जन्म नक्षत्र बताते थे, सबकी राशियां बताते थे। राशियों में सभी राशियों का अपना अपना एक स्वरूप होता है, एक चिन्ह दिया जाता है। जैसे मेष राशि को भेड़ का रूप दिया जाता है। तो एक मतलब एक क्यूरियोसिटी होती थी अंदर, जानने की जिज्ञासा बहुत होती थी, और अच्छा लगता था सुन के भी। बताते थे भाई इसका नेचर ऐसा होगा।
तो बड़ा अच्छा लगता था, मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट था। तो मैं उनसे बार बार हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ पूछता रहता था। लेकिन बच्चे थे उस टाइम, तो इतना ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी। धीरे 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 5 6 7 8 क्लास कंप्लीट किया, तो उसके बाद मैं गुरुकुल में चले गए। मुझे संस्कृत में बहुत रुचि थी, संस्कृत बहुत अच्छी पढ़ता था मैं, और स्कूल में भी बहुत मतलब संस्कृत का हमारे एक स्पेशल सब्जेक्ट था, तो उसको बहुत रीड करते थे। गुरुकुल में गए तो हमारे जो आचार्य जी थे वो संस्कृत पूरा वेद अध्ययन करवाते थे, साथ में एक ज्योतिष का सब्जेक्ट होता था, वो हमें सिखाई जाती थी। तो उसके आधार पे हम डेली उसका रीडिंग करते थे। तो धीरे 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 करते करते गुरुकुल के माध्यम से मैंने संस्कृत को और ज्योतिष को बहुत अच्छे तरीके से मैंने पढ़ा। कम से कम 12 से 13 साल मैंने इसका स्टडी किया। हाँ, संस्कृत के लिए कहा जाता है कि उतना टाइम देना चाहिए, मतलब आइडियल टाइम है जी, कि जी। 10 से 15 साल तो भी आपको पढ़ना है, ताकि एक संस्कृत आपको समझ जी, में जी, आएगा। बचपन में एक्चुअली कच्चा घड़ा होता है बच्चा, धीरे धीरे उसको ठोक पीट भी सकते हैं और समझा भी सकते हैं। बड़े होने के बाद उसको कुछ बोलना भी मुश्किल हो जाता है, तो बचपन से जैसे सिखाते हैं तो धीरे धीरे सीख जाते हैं उसको। तो आपका एजुकेशन जो है वो कंप्लीट गुरुकुल के हिसाब से हुआ है। जी। तो फिर अदर टॉपिक्स थे आपके इसमें? अदर टॉपिक्स उसमें जैसे ज्योतिष का तो था ही विशेष, साथ में एक वेद सिखाया जाता था। जैसे 4 वेद आपको मालूम ही है, चारों वेद पढ़ाए जाते थे। साथ में रुद्राष्टाध्याय का भी, जैसे श्रावण का महीना चल रहा है तो रुद्राष्टाध्याय पढ़ाई जाती थी। तो प्रतिदिन क्लासेस होती थी, 8 क्लासें लगती थी डेली, और अपना डेली जो दिनचर्या था प्रतिदिन का, उसके अनुसार हम लोग चलते थे। तो उसमें सभी सब्जेक्ट के आधार पे उसको सिखाते थे। जनरली ये देखा जाता है कि कोई भी प्रोफेशन रहे, मतलब ये भी एक मैं प्रोफेशन ही मानता हूँ। जी। तो कोई भी प्रोफेशन रहे जिसमें 3 लोग रहते हैं, 3 टाइप के लोग रहते हैं। फर्स्ट रहता है कि जिसको नॉलेज काफ़ी अच्छा है, सेकंड रहता है कि जो सीख रहा है, और तीसरा रहता है कि उसको पता नहीं है ये कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन एक फ्रॉडुलेंट कह सकते हैं कि जिसको फंसाना ही काम रहता है। तो अगर मुझे एक अच्छे ज्योतिषी को समझना है कि हाँ ये पर्सन अच्छा है, जी। तो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? देखिए, अब ऐसे तो किसी को जानना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले जो भी ज्योतिषी हैं, सबसे पहले हम उनके पास हमारे कोई ग्रह नक्षत्र वगैरह है, जन्म कुंडली वगैरह दिखाते हैं। तो जानने का सिर्फ एक ही तरीका है, अगर उनको जानकारी है तो आपको, अब जनरली देखा जाए तो लाइफ में हर आदमी परेशान है किसी न किसी तरीके से। तो उसमें भी क्या है, इंसान को उसकी ज्ञान जानने से ज़्यादा अपने सॉल्यूशन पे ज़्यादा फोकस रहता है, तो उसमें दिमाग हमारा ज़्यादातर इधर उधर नहीं जाता है। अब जानने व्यक्ति कौन जाता है, जिसको वास्तव में नॉलेज की ज़रूरत होगी, ज्ञान की ज़रूरत होगी, वही व्यक्ति जाएगा। तो धीरे धीरे एक एक चीज़ को, राशि को, नक्षत्र को, सबको सुनेगा भी। तो उसी के आधार पे किसी की जान पहचान हो सकती है, वरना अभी डायरेक्टली तो किसी को आप जज नहीं कर सकते ना। तो बस Correct. हाँ, अगर ज्ञान चाहिए, आपको पढ़ना है या उसके अंदर इच्छा है, तो आप पता कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जनरली मैं ये सुना है कि किसी को भी अपना बर्थ टाइम है वो मत शेयर करो, क्या ये सच है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले मानते थे कुछ लोग, तो जैसे बच्चे का जन्म होता है उसकी फोटो भी नहीं शेयर करते हैं। कुछ लोग टाइम निकालने का, आजकल एक चलन है घरों में, भाई बच्चे का जब तक 5 साल की एज नहीं हो जाए उसकी कुंडली भी नहीं बनाते थे। लेकिन जब तक आप डेट ऑफ बर्थ या टाइम अगर किसी को शेयर नहीं करोगे तो उसका नाम निकालना भी मुश्किल है करेक्ट। है ना, नाम नहीं निकाल सकते हाँ। आप। जनरली आपने देखा होगा, घरों में जो भी अच्छा लगा घर वालों ने नाम रख दिया। अपने बड़े बूढ़े बुआ जी हैं, नामकरण करती हैं ज़्यादातर, तो वो रख देते हैं जो उनको अच्छा नाम लिखा लगता है। साथ ही अगर जन्म नक्षत्र निकालते हैं एक्यूरेट, तो उसके आधार पे जो भी नाम निकलता है उसका हमारे जीवन में बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। अदरवाइज आप कुछ भी नाम रखते हैं तो उसका कुछ मायने नहीं मतलब रखता। जन्म नाम जो रहता है जी उससे जी, affect बहुत होता है। महत्वपूर्ण होता है ओके। जी। अब काफी बार ऐसा होता है कि जन्म नाम जो है वो किसी ऐसे लेटर से चालू होता है कि जो किसी को पसंद नहीं आता है। जस्ट जी। एग्जाम्पल के लिए किसी का है ल से है, ल से। तो मुझे नहीं चाहिए कि कोई, मतलब कोई ऐसा रहता है कि जिसको नहीं चाहिए कि ल से किसी का नाम चालू हो। काफी, क्योंकि काफी सारे नाम जो है ल से चालू होने वाले वो काफी पुराने हैं, जी, जी। लाल बहादुर या फिर जी। लक्ष्मण, तो नहीं चाहिए उनको ये नाम, तो फिर कैसे करते हैं? उसमें क्या है, उसी राशि के एक नक्षत्र में 9 वर्ण होते हैं, 9 लेटर होते हैं। सॉरी, नक्षत्र में 4 लेटर होते हैं, राशि में 9 लेटर होते हैं। तो उसी राशि में
2.25 नक्षत्रों का एक कैलकुलेशन होता है। तो उसमें से मिलते जुलते आप जैसे ल आप भी आपने बताया ल अक्षर से, तो ल अक्षर आता है मेष राशि में ज्यादातर मेरा आता है। आपका आता है। तो अश्विनी नक्षत्र से आपका रिलेटेड है। हाँ तो उसमें आप मिलते जुलते उसी अक्षर राशि से, जैसे अ से आ गया, आ से आ गया, ओ से आ गया, आ से आ गया, तो इनमें अलग अक्षरों से जो है आप उसमें नाम चुन सकते हैं। लेकिन बेहतर यही होगा आप उसी राशि से संबंधित रखें तो ज्यादा फायदेमंद रहता है। कहीं तो भी मैंने पढ़ा था या फिर सुना था कि जब पुराने ज़माने में, मतलब राजा रजवाड़ों के ज़माने में, मतलब आज से 1000, 2000, 3000 साल पहले, जो कुंडली थी वो सिर्फ राजा और उनके परिवार की बनती थी। जी और वो भी एक तो उनके बर्थ टाइम के लिए कि ये आगे जाके कैसा राजा बनेगा या फिर कैसा एक राज परिवार का पर्सन बनेगा। सेकंड चीज़ रहती थी कि कहीं युद्ध पे जाना है, वनवास के लिए जाना है, या फिर गुरुकुल में जाना है, गुरुकुल से वापस आना है। तो ऐसे चीज़ों में जनरली कुंडली का देखा जाता था कि कौन सा समय अच्छा है, क्या है। तो एग्जैक्टली यही यूज था या फिर और कोई यूज था? देखिए, राजा एक शासक है, वो पूरी प्रजा का शासन करता है। जैसे कि आज के समय में हम देखे जाए तो अब पूरे देश का राजा देखा है तो मोदी जी हैं, हाँ। है ना, और महाराष्ट्र के देखा जाए तो फडणवीस साहब हैं। हम्म। तो शासक है वो पूरी प्रजा का संचालन करते हैं। परिवार का तो हर व्यक्ति करता ही है, शासक पूरे राज्य का संचालन करता है। प्रधानमंत्री हैं पूरे देश का संचालन करते हैं। तो उनके एजुकेशन में, पढ़ाई लिखाई में और जीवन के लिए और लड़ने जा रहे हैं उसके लिए भी बहुत महत्व होता है। तो उसमें भी बहुत नक्षत्र वगैरह इसलिए देखे जाते हैं ताकि आगे हमें जीत हासिल हो और हमारे पॉजिटिव जो है सकारात्मक ऊर्जा हमारे साथ में रहे। उसके लिए हम बहुत सारे सकारात्मक जो है स्पिरिचुअल रेमेडी भी करते हैं, उपाय भी करते हैं, जिससे आगे हमें रास्ता जो है सिंपल हो जाए, आसान हो जाए। तो ये ज़रूरी है, नक्षत्रों के आधार पे हर चीज़ का कैलकुलेशन करते हैं। अभी आज के टाइम पे चल रहे हैं तो बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा हाईलाइट हैं, तो उनसे बचने के लिए एक ज़रूरी है भैया, हम उसका कैलकुलेशन करें तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट भी बहुत बढ़िया मिलता है। एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी में पूछूंगा सवाल आपसे कि जैसे पहले के टाइम पे हमारे पास वॉचेस नहीं थी। हाँ, टाइम हम कैलकुलेट करते थे। काफ़ी सारे ऐसे थे कि जो कोकोनट शेल रहता था उसको छेद करके पानी पूरा जाएगा तब तक उसको काउंट करते थे। तो मतलब एक पर्टिकुलर पैरामीटर कंप्लीट हो गया उसका। लेकिन एग्जैक्ट टाइम कैसे निकालते थे कि हाँ ये टाइम पे ही ये बच्चा का जन्म हुआ है या फिर ये टाइम पे ही हम आगे बढ़ सकते हैं किसी जी। काम करने के लिए? देखिए, बच्चे का जन्म अगर निकालना है तो एक तो अभी बताया आपको कि प्रश्न कुंडली बनती है, लेकिन वैसे भी अगर दिन का दिनचर्या एक अलग चीज हो गई, बच्चे का जो जन्म है वो एक अलग चीज हो गई। दिनचर्या का टाइम अगर हम निकालते हैं तो पहले सूर्य के आधार पे वो निकलता है। जो हम हमारी जो घड़ी है ना वो भी सूर्य के हिसाब से ही चलती है। करेक्ट। समय काल है, जब सूर्य अस्त हो जाता है तो उसके बाद में रात्रि काल प्रारंभ हो जाता है, संध्या काल होता है, सूर्य छिप जाते हैं, सूर्यास्त हो जाता है, अगले दिन सूर्य फिर उगता है। तो इसके आधार पे समय की कैलकुलेशन होती है। आप किसी देश में, किसी प्रांत में, पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी चले जाइए, गणना होगी सूर्य के आधार पे, समय की कैलकुलेशन। क्या आपको लगता है कि हर एक पर्सन ने कुंडली सीखनी चाहिए, एटलीस्ट खुद के लिए तो भी? जानकारी के लिए आप सीख सकते हैं। अगर कुंडली नहीं सीखते, कम से कम जैसे राशि है, इनका ज्ञान तो होना ही चाहिए। नाम अक्षर के आधार पे हम राशियों का पता लगाते हैं, तो इससे हमारे जीवन में कुछ पॉजिटिव सकारात्मक, मतलब आज का आपका जो रास्ता है वो थोड़ा आसान हो जाता है। इंसान को पता चल जाता है ना कुंडली के आधार पे हमें जैसे किस फील्ड में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। जब आपको पता है किसी रास्ते पे जाना है, भैया हमारा ये रास्ता है, तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मेरे हिसाब से आपको जानना बहुत जरूरी है, कोशिश करें। बचपन में मेरी कुंडली बनाई थी, मतलब बचपन में, मतलब आई गेस सो मैं 8 या 9 स्टैंडर्ड में था। जी। तो किसी पहचान के थ्रू मुझे पता चला कि हाँ ये भी लोग कुंडली बनाते हैं, तो उनके पास से मैंने कुंडली बनाई थी। कुंडली उनकी एक छोटे सा बुकलेट था, मतलब 3x4 इंचेस का होगा वो बुकलेट। तो उन्हें बना के दे दिया। उनको पूछा कि इसमें 3-4 चार्ट है तो कौन सा है, तो उन्होंने बोला कि ये लग्न चार्ट है, ये आपको फॉलो करना है। लेकिन जब
इलेक्ट्रॉनिक का जमाना आ गया, जब ऑनलाइन कुंडली बनने लगी है, तो उसमें समय काफी बहुत सारे, आसान हो गया। हाँ, लेकिन काफी सारे चार्ट आ जाते हैं उसमें। तो कौन कौन से ऐसे चार्ट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं? देखिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे जो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से निकलता है, लग्न चार्ट हम उसको बोलते हैं। जन्म कुंडली भी बोल देते हैं कुछ लोग टेवा, अलग अलग भाषा के आधार पे उसका हम विभाजन करते हैं, डिवाइडेशन कर देते हैं। लग्न चार्ट जन्म तारीख के अनुसार निकलता है, उसके आधार पे भी 16 वर्ग बनाए जाते हैं, मतलब 16 वर्ग में 16 अलग अलग तरह के चार्ट होते हैं। विशेष महत्व होता है जन्म कुंडली का। अगर वर्तमान की स्थिति जाननी है तो आपको गोचर कुंडली बनाई जाती है। गोचर कुंडली और जन्म कुंडली दोनों का अगर आप कैलकुलेशन सही करेंगे तो आपको हर तरह की चीजें पता चल सकती हैं, तो उसमें कुछ भी दोहराए नहीं है। तो बहुत ज्यादा अब जितने चार्ट हैं अलग अलग जाएंगे, हर चीज को डीपली हम देखेंगे, देखना जरूरी भी है, लेकिन मैक्सिमम ज्यादातर आप देखें तो जन्म चार्ट और नवमांश चार्ट और गोचर कुंडली, ये 3 के आधार पे आप कैलकुलेशन करें, बहुत बेहतरीन कैलकुलेशन होती है। अगर जनरली मैं पूछूं कि दिन में आप कितने कुंडली देखते हो? बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी 10 से 15 कुंडली के आसपास 10 मैं से 15 कुंडली? प्रतिदिन कुंडली में देखता हूँ। 10 से 15 प्रतिदिन? जी जी। फिर भी ज्यादा नहीं है। वाह। मैं व्यूवर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि एक नोटपैड और जी। एक पेन लेके बैठिए, जी ताकि जो भी हम अभी डिस्कस करेंगे पॉइंट्स नोट डाउन करो और अपनी कुंडली के साथ मैच जरूरी है, करो। समझ में भी आएगा। करेक्ट। तो हम चार्ट के साथ चालू करते हैं, हमारे पास चार्ट है ही। जी जी। तो इसमें बताइए कि कुछ स्क्वायर्स है, कुछ ट्रायंगल है, क्या है ये? देखिए, कुंडली जो जन्म तारीख के अनुसार ये बनाई गई है, जन्म लग्न चार्ट है, वृषभ लग्न की कुंडली है। वृषभ लग्न की कुंडली में सबसे पहले हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं, लग्न के अनुसार पहला स्थान है, इसके अनुसार ये आपकी गणना होती है। लग्नेश का स्वामी लग्न स्थान, इससे आपका स्वभाव पता चलेगा। अब जैसे ये वृषभ लग्न की कुंडली, तो वृषभ लग्न का स्वामी होता है शुक्र। शुक्र इस कुंडली में जहां पर भी है उस स्थान को हमेशा बढ़ाएगा, और जहां का स्वामी है उसके सकारात्मक प्रभाव जरूर देगा। एक मिनट में रुकना चाहूंगा। यहाँ पे शुक्र दिख रहा है जी जी। 10 नंबर लिखे हैं, वहां पे शुक्र दिख रहा है। तो शुक्र ये सबके इसमें ही दिखेगा, मतलब उसका स्वामी रहेगा या फिर कैसा है? जी नहीं, अभी देखिए, कुंडली सबकी डेट ऑफ बर्थ तो एक नहीं होती है, सबका जन्म टाइम भी एक नहीं होता है। दिन में 24 घंटे में 12 लग्न होती हैं। जैसे 2 घंटे का समय जो है एक लग्न को दिया जाता है 24 घंटे में, सूर्योदय से लेकर के पहले दिन के सूर्योदय से अगले दिन के सूर्योदय तक जो लग्न है वो कंटिन्यू चलती रहेगी, क्रम है एक वो। तो उसके अनुसार अभी जैसे अभी आपका ये कुंडली का जन्म तारीख जो है उसके अनुसार ये कुंडली निकली है, इसमें वृषभ लग्न है। अब उसमें जो भी लगन होगी उसका स्वामी जहां पर बैठेगा उसके आधार पे हम लोग फलित करते हैं ज्योतिष में। मतलब वृषभ का स्वामी शुक्र है? वृषभ का स्वामी शुक्र है। अच्छा, तो इसलिए मेरे कुंडली का स्वामी जो है वो शुक्र है? जी 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 बिल्कुल। तो शुक्र है यहाँ पे। शुक्र आपके देखा जाए तो जहाँ पे 10 नंबर में विराजमान है शुक्र देव, तो वहां पे 10 नंबर की राशि होती है शनि महाराज की। शुक्र भाग्य स्थान में, 9वें स्थान को हम लोग जो है भाग्य स्थान भी कहते हैं। तो लग्नेश से संबंधित जब भी ग्रह जो है वो भाग्य स्थान में जाएगा तो कुछ चीजें भाग्य के आधार पे भी गणना होती है उसकी। भाग्य में मतलब जैसे जैसे धीरे धीरे आप बढ़ते जाएंगे, अब उसकी दशाएं भी होती हैं कुंडली में, ग्रह दशाएं होती हैं। जब उसका समय आएगा वो अपना फल देगा। तो ये लग्न का प्रभाव हो गया। उसके बाद में उसके साथ में कौन सा ग्रह है और किसकी राशि में है। अभी इस कुंडली में देखा जाए तो शुक्र जो है शनि की राशि में, मकर राशि में है, और बुध के साथ में विराजमान है। ये प्रभाव देंगे दोनों ग्रहों का, साथ में शनि का। मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा आपको। मैं चाहता हूँ कि आप जो ग्रह है, घर है, ये जी हाउसेस है, इसके बारे में एक बार पहले बता दीजिए कि कौन कौन से, ताकि फिर हम एक एक चीजें फिर देख पाएंगे। तो जो फर्स्ट लिखा है जहाँ पे चंद्रमा है, तो वो क्या फर्स्ट घर है? जी नहीं, वो 12वां स्थान है कुंडली का। लग्न से इसका प्रथम स्थान की गणना होती है। लग्न भाव प्रथम स्थान है, इससे हम व्यक्ति के स्वभाव का कैलकुलेशन गणना करते हैं। दूसरे स्थान में जहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है, 3 नंबर की राशि का
अंक जो है वहां पे लिखा गया है। वहां अच्छा, पे मतलब जहाँ एक पे दो राहु तीन चार विराजमान। पांच ये जो लिखे वो राशि है। जी जी, वो राशियों की गणना है। अब जब का आपका जन्म हुआ है उस समय की लग्न में जो अंक लिखा गया है वो प्रथम स्थान हो गया। उसके बाद जो है कंटिन्यू पूरे जो है राशियों की गणना लिख दी गई है। 12 से अधिक राशियां होती नहीं हैं, तो इसलिए 12 तक ही इसमें अंक होते हैं। तो जहाँ पे शुक्र लिखा है वो मेरा पहला नवम घर है, स्थान है। नौवां स्थान है। ओके नौवां स्थान है, प्रथम स्थान हो गया ना, प्रथम स्थान से अगर ओके, एंटी हाँ क्लॉकवाइज हाँ हाँ इसकी हाँ, काउंटिंग होती है। ओके जी, तो इसमें ये नौवां स्थान है, राशि 10 नंबर की है। ओके ओके। जी, तो जहाँ पे 2 नंबर लिखा है वो है फर्स्ट, फर्स्ट पहला स्थान पहला है, स्थान पहला है, स्थान पहला है। घर है वो। जी जी, ठीक पहला है, घर है। तो एक बार आप बताइए कि पहला घर का उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला स्थान होता है स्वभाव का, आपका नेचर कैसा है। जैसे वृषभ लग्न है, वृषभ का स्वरूप होता है एक बहुत ही मेहनती, बताते हैं भाई ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करते हैं अपने जीवन में। अब किस ग्रह के साथ हैं, किसकी राशि में है, उनके आधार पे उनका जीवन भी वैसे ही थोड़ा चलता है। अब देखा जाए तो शुक्र जो है शनि की राशि में, थोड़ा स्लो चलती है लाइफ, थोड़ा सा स्ट्रगल ज्यादा देते हैं। अब दूसरे स्थान में देखें तो राहु विराजमान है, राशि किसकी है, 3 नंबर, 3 नंबर के मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि का स्वामी है बुध ग्रह, बुध ग्रह आपकी कुंडली में शुक्र के साथ में विराजमान है। तो बुध ग्रह इनका दोनों का स्वभाव भी और उनकी कार्य शैली भी एक साथ चलेगी, उसका सपोर्टिव ग्रह हो गया। धन स्थान का मालिक है बुध, तो थोड़ा धन भी देगा लेकिन स्लो देगा। जब अपना समय आएगा, जब उसकी ग्रह दशा शुरू हो जाएगी तो आपको पूर्णतः फल उसी समय देगा। तीसरे नंबर पे देखें तो आक्रामक इंसान के जो स्वभाव है उसको कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास हम इसे बोलते हैं। तो आत्मविश्वास बहुत बढ़ता है चंद्रमा के आधार पे, लेकिन ऐसे व्यक्ति थोड़े से घबराते भी बहुत ज्यादा है, अंदर से घबराएंगे। चंद्रमा 12वें स्थान में है, थोड़ा सा वीक कर देता है उनको सही हर बात तरह। है। हाँ, तो और चंद्रमा जब मेष राशि का है, मंगल की राशि है, थोड़े खर्चे बढ़ा भी देता है, तो एडजस्टमेंट बहुत चलता है ऐसी परिस्थिति में। चौथे स्थान में देखें जहां पे पंचम, 5वीं राशि, 5 नंबर लिखा गया है, ये सूर्य की राशि है और इसका स्वामी जो है वो 10वें स्थान में शनि की राशि में है। 11 नंबर जहां लिखा हुआ है वो शनि की राशि है, कुंभ राशि शनि की होती है। कर्म स्थान है, व्यवसाय का स्थान है, कार्य का स्थान है, उसके आधार पे आप धन भी अर्जित करेंगे। तो सूर्य की राशि, सूर्य शनि की राशि में, सूर्य और शनि का दोनों का स्वभाव जो है बिल्कुल अपोजिट है और प्रतिकूल है बिल्कुल। और साथ में देखा जाए तो सूर्य और शनि का रिश्ता क्या, पिता और पुत्र का है, लेकिन छाया के पुत्र हैं। जहां पे सूर्य रहेगा वहां पे छाया तो नहीं रह सकती, तो उसके ऑपोजिट में छाया रहेगी ना। तो वैसा हाँ। स्वभाव है। बस सूर्य जो है शनि की राशि में है, तो शनि की राशि में प्रभाव को उसको जो है थोड़ा स्लो कर दे। कुंडली के आधार पे अभी इसमें 7.5 रनिंग है, चल रही है वर्तमान हाँ। में देखा जाए तो इसमें सूर्य जो है थोड़ा धीरे 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 फल देगा। लेकिन जैसे ही शनि की महादशा खत्म होगी तो अगले साल लगभग जो है इसकी दशा चेंज हो रही है, जुलाई के महीने से शायद तक, तो उसके बाद में बहुत अच्छे इसके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अभी चौथे भाव की हमने जो गणना करी थी, यहाँ पे सूर्य इसका स्वामी है। अब पंचम भाव में आते हैं जहाँ पे 6 नंबर अंकित किया गया है। यहाँ पे शनि और मंगल देव दोनों बुध की राशि में, 6 नंबर की कन्या राशि होती है, कन्या राशि में शनि और मंगल दोनों विराजमान है। और ये आपके एजुकेशन का, पढ़ाई लिखाई का भी कारक है, संतान का भी ये स्थान कारक है। संतान इससे देखा जाता है संतान भाव भी है। और शनि मंगल यहाँ पे बुध की राशि में है, और देखा जाए तो शनि और बुध दोनों एक दूसरे की राशि में, दोनों एक दूसरे के सहायक भी हैं। तो इसके आधार पे आपकी एजुकेशन ठीक ठाक होती है, क्योंकि स्लो करता है ये बहुत सारी चीजों को। तो धीरे धीरे इसका प्रभाव, जैसे ग्रह दशा जिस समय आती है उसका प्रभाव उस समय आपको दिखाई देता है। और शनि जो है बुध की राशि में है और बुध जो है शनि की राशि में है, तो ठीक ठाक चलेगा। 7.5 ये तो शनि का प्रभाव इसमें अधिकतम रहता है। अब उसके बाद आते हैं हम छठे स्थान में। छठे स्थान में 7 नंबर की राशि है, शुक्र की राशि है ये, और शुक्र आपका ऑलरेडी भाग्य स्थान में विराजमान है। और शत्रु स्थान में अभी गुरु है शुक्र की, दोनों गुरु जो है शुक्र की राशि में, शत्रु राशि में है। तो इंसान रचनात्मक कार्य करता है, लेकिन उसका उतना रिजल्ट बेहतर आपको शायद नहीं मिलेगा कुंडली के आधार पर।
अब जैसे मान लीजिए 100% मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट कितना 30% ही आपको मिलेगा। हाँ। तो ऐसा है। और उससे आगे देखें तो सप्तम स्थान में 8वें राशि मंगल की राशि है, वो मंगल आपका है पंचम स्थान में। ये होता है आपका जाय स्थान, पत्नी का स्थान, आपके लाइफ पार्टनर का स्थान होता है। तो विशेषता आपके लाइफ पार्टनर से आपके बहुत सपोर्ट सिस्टम रहेंगे। तो ऐसी ये कैलकुलेशन है इसकी। आपके जीवन में मार्ग स्थान भी बोलते हैं, हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकता है ये। तो इसमें क्या है, कुछ चीजें जो हेल्थ से संबंधित भी कुछ तकलीफें दे सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखना भी जरूरी है हमको। उसके बाद 9वां स्थान जहाँ पे केतु विराजमान है, स्थान ये 8वां है लेकिन 9 नंबर की राशि यहाँ पर आती है। तो केतु जहाँ पर होता है ये भी आपके स्वास्थ्य से संबंधित रहता है, हेल्थ से रिलेटेड। तो विशेषता है, मैं तो यही कहूँगा आप स्वास्थ्य के प्रति बहुत थोड़ा सा जागरूक रहें, थोड़ा ध्यान रखें अपनी हेल्थ का। और 9वां स्थान है भाग्य स्थान, जिसकी हम पहले भी बात कर रहे थे। इसमें बुध शुक्र हैं, भाग्य आपका सपोर्टिव रहेगा लेकिन थोड़ा धीरे चलेगा, थोड़ा धीरे चलेगा। जब इसके रिजल्ट मिलेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन मिलेंगे। 10वें स्थान में शनि की राशि है, साथ में सूर्य, पहले भी हमने इसका जिक्र किया था। सूर्य शुक्र शनि जो है पिता पुत्र हैं लेकिन एक दूसरे के प्रतिकूल भी प्रतिकूल है। जहां सूर्य रहेंगे वहां पे शनि के जो छाया पुत्र हैं, तो छाया तो बिल्कुल प्रतिकूल रहेगी, ऑपोजिट स्थान में रहेगी। तो यहाँ पे भी सूर्य की जब दशा आएगी तब आपको उसके फल बहुत अच्छे मिलेंगे। ये साल 2 साल 1 साल के बाद आपको इसके अच्छे रिजल्ट देखने को भी मिलेंगे। उसके बाद में एकादश स्थान 11वां स्थान है, गुरु की राशि है मीन राशि। गुरु आपका सप्तम स्थान में है, धन के स्थान जो है थोड़े से ब्लॉकेज कर देता है, यहाँ पे ब्लॉक कर देता है, धीरे कर देता है, स्लो कर देता है। तो गुरु को पॉजिटिव करें जितना हो सके आप, गुरु आपके अच्छे रहेंगे। पीला वस्त्र पहनना आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। और पुखराज रत्न आता है, पुखराज रत्न आप धारण करें तो भी ठीक है आपके लिए, परंतु उससे बेहतर है आप शुक्र के उपाय करें और बुध के उपाय करें तो जल्दी आपको सफलता मिलेगी। 12वें स्थान में मेष राशि है, मेष राशि आपकी जन्म राशि भी है, चंद्रदेव वहां पे विराजमान है। खर्चे ज्यादा बढ़ाएंगे और स्किन प्रॉब्लम देने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ती हैं, इसका ध्यान रखें, इससे संबंधित उपाय करें। अभी आप इस कुंडली के आधार पे अगर हम देखें तो 2-3 चीजें हैं। शनि का विशेष प्रभाव चल रहा है, तो शनि से संबंधित आप उपाय कर सकते हैं। उपाय में आप जो है काले तिल का दान कर सकते हैं। शनि जो है ब्लैक कलर, काला कलर के उसका ही जो उपाय करेंगे तो ज्यादा आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। शनि का उपाय करें, काले तिल का दान कर सकते हैं, काले कपड़े का दान कर सकते हैं, सरसों के तेल का दान कर सकते हैं, और नीली वस्तु या काली वस्तु इन चीजों का दान करें तो आपको इसके बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। तो कौन से पर्टिकुलर डे पे मुझे करना है? शनिवार को आप विशेष करें या फिर शनिवार की कोई अमावस्या मिल जाए उस दिन आप दान कर सकते हैं। सोमवार की अमावस्या मिल जाए तो उस दिन भी आप जो है ये चीजें दान कर सकते हैं। तो ये जो दिन है इस समय आप दान करें तो ज्यादा अच्छे इसके रहेंगे। जैसे आपने बताया था कि छठा, मुझे वो घर का नंबर नहीं बताया, 5 नंबर की 5 नंबर, जी पंचम तो स्थान, पंचम स्थान पे आपने कहा था कि जहाँ पे शनि और मंगल है, शनि और मंगल है और बच्चों का जी संतान भाव है। हाँ। जी जी तो क्या मेरी जो पत्रिका है जी जी क्या मेरे बच्चों के ऊपर भी इफेक्ट करती है? जी बिल्कुल करती है। संतान भाव है, शनि मंगल है, आपके एजुकेशन का स्थान भी है, ये पढ़ाई लिखाई का भी इसी से देखा जाता है। पढ़ाई लिखाई बोले तो शनि और मंगल जब दोनों एक साथ होते हैं ये आपकी पर्सनल इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे पर्सनली, और संतान के ऊपर इफेक्ट आएगा धीरे 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 धीरे। आपको जब समय इसका निकलेगा, शनि का मंगल का आएगा तो उसको आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा हेल्थ से संबंधित या उनकी पढ़ाई लिखाई में कुछ अड़चने थोड़ी बहुत आ सकती हैं, तो ये विशेष इसका प्रभाव आएगा आपको। चलो हम अभी बढ़ते हैं, किसकी तरफ बढ़े, राशि की तरफ बढ़े या फिर ग्रह की तरफ? जी ग्रह की तरफ बढ़ते हैं सबसे पहले। हाँ ग्रह देखते हैं। सबसे पहले सूर्य देव रहते हैं। सूर्य देव बहुत उग्र भी हैं, जानते ही हैं, प्रकाश देते हैं, अग्नि भी उनके अंदर है ना, बहुत सारी चीजें हैं। हर तरह से सूर्य उपासना करते हैं तो उसके भी हमको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। सूर्य नमस्कार हैं, एक तो इंसान जिम जाता है, एक इंसान सूर्य नमस्कार करता है, शरीर हेल्दी रहता है। सूर्य को जल भी देते हैं, तो सूर्य का स्वभाव है वो, तो पूरे नेचर को सुधार देता है, प्रकृति से उसी से चल रही है। तो सबसे पहले सूर्य का हो गया। उसके बाद में देखें तो चंद्रमा है। चंद्रमा शीतल ग्रह होता है, वो भी एक लाइट ग्रह है,
है ना, प्रकाश देता प्रकाश है, देता है। तो शीतल है। अभी आपने देखा होगा बहुत लोग उपवास करते हैं, ज्यादातर मैक्सिमम जितने भी आपके उपवास हैं, व्रत हैं, वो चंद्रदेव को देखकर ही खुलते हैं। देखा आपने, हाँ, है ना, चतुर्थी का उपवास चतुर्थी का करते हैं हम रहता लोग, है। एकादशी का उपवास करते हैं, पूर्णिमा का करते हैं, गुरुवार का करते हैं, मंगलवार का करते हैं, शनिवार का करते हैं, चंद्रदेव, करवा चौथ होता है ना, विनायकी चतुर्थी होती है, संकष्टी चतुर्थी होती है। ये सारे चंद्रदेव को देखने के बाद ही वो व्रत संपन्न होता है। और आपने देखा होगा एक हम बासोड़ा पूजा करते हैं जिसमें बासी खाना खाया जाता है। पहले दिन जो खाना है, खीर, ज्यादातर दूध का जो भी भोजन बना करके हम छत पे रख देते हैं, उससे चंद्रमा की रोशनी उसमें पड़ती है। मान्यता ये है कि उस भोजन के ऊपर जब भी चंद्रमा की रोशनी पड़ेगी तो वो जो है अमृत का स्वरूप ले लेता है। चंद्रमा अमृत का कारक है। और उसको सुबह भगवान का पूजन करके, शीतला माता जिसको आपने सुना है ना, शीतला पूजन करते हैं, उनका ठंडे भोजन का, पहले दिन का भोजन का भोग लगाया जाता है और उसी को हमें खाना चाहिए बिना ब्रश किए हुए। ब्रश भी नहीं करते हैं उसमें, तो वो उसको खाना चाहिए। वो चंद्रमा अमृत का कारक है, तो उसके प्रभाव हमको देखने को मिलेंगे। वो हमारी हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। जो महाराष्ट्र में कहते हैं कि कोजागरी पूर्णिमा, जी जी जी, उसकी पूर्णिमा बात वो करें। चंद्रमा से ही संबंधित है। कोजागरी तो बहुत बड़ी पूर्णिमा हाँ है ना, वर्ष भर में जितनी पूर्णिमाएं होती है सबसे ज्यादा महत्व तो कोजागरी का है। हाँ जी। तो चंद्रमा के बाद हम देखें तो मंगल देव आते हैं, मंगल ग्रह आते हैं। मंगल ग्रह भी बहुत उग्र ग्रह होते हैं और आत्मविश्वास का कारक होते हैं। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में मंगल बहुत अच्छा होगा तो उसको थोड़ा सा आक्रामक रहेगा, अग्रेसिव रहेगा। और डॉक्टर्स वगैरह होते हैं और दवाइयों से संबंधित है, आपकी हेल्थ से संबंधित है, मंगल अच्छा है तो आपकी हेल्थ बहुत स्ट्रांग रहेगी, आप बहुत स्ट्रांग रहेंगे फिजिकली, मेंटली भी। मंगल हमारे जीवन पे, मांगलिक दोष भी होता है जैसे आपने सुना हो तो, हाँ, मांगलिक दोष का प्रभाव इसी में आता है। मंगल अगर खराब है तो जन्म, विवाह में अड़चने आएंगी, विवाह होने के बाद भी पर्सनल लाइफ में अड़चने आएंगी, तो ये मंगल का ही तो प्रभाव है। अग्रेसिव होगा, मंगल का नेचर वैसा है ना, लाल कलर है तो उग्र रहता थोड़ा सा, तो वो सब रिजल्ट इसमें मिलते हैं। उसके बाद आते हैं, एक मैं मंगल के ऊपर पूछना चाहूंगा, जी। मतलब मांगलिक के ऊपर ही। जी जी काफी ऐसे लोग हैं कि जो बोलते हैं कि मांगलिक है तो मांगलिक की शादी मांगलिक से करवाओ, हाँ जी, या फिर मांगलिक की शादी पहले, अब ये मैंने न्यूज में पढ़ा था, जी, मैंने देखा नहीं एक्चुअली, कि मांगलिक की शादी किसी पेड़ से करवा दो। जी जी अगर पेड़ को कुछ हो भी जाता है तो नेक्स्ट उसके जो शादी होगी, एक्चुअल शादी होगी, तब जी, जी। उसका जो पार्टनर को कुछ होगा नहीं। हाँ तो हाँ। एग्जैक्टली क्या है ये? देखिए, प्राचीन मान्यता है ये, हमारे शास्त्रों का अगर देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र का निर्माण हुआ है, उसी के आधार पे हम ये सब कैलकुलेशन करते हैं। जो मंगल दोष जब भी कुंडली में आता है तो मंगल आपका बहुत उग्र है। डिग्री होती है इसमें, अंश होते हैं हर ग्रह के, तो 30 अंश का कोई भी ग्रह होता है, 30 अंश की ही राशि होती है। जितने अंश का, उसको भी 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है, डिवाइड किया है हर ग्रह को। बाल अवस्था है, उसके बाद में युवा अवस्था है, उसके बाद में प्रौढ़ अवस्था है, उसके बाद में वृद्धावस्था आती है। बाल अवस्था में कोई भी ग्रह, जैसे मंगल है, अभी आपने मांगलिक दोष का विचार किया है, तो उसमें मंगल अगर बाल अवस्था का, मतलब बाल अवस्था मतलब शुरुआत है, बचपन है उस ग्रह का, तो आपको धीरे 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 फल देता है उस चीज के। अगर उस व्यक्ति की कुंडली में मध्यम अवस्था का, युवावस्था जिसे हम बोलते हैं, युवावस्था में अगर मंगल है तो आपको पूरे पूरे प्रभाव, मतलब जवान है वो, जवान है ना, तो पूरे Aggression पूरे, है उसमें। हाँ हाँ बिल्कुल अग्रेशन है। प्रौढ़ अवस्था है तो उसके आधी जवानी ढल चुकी होती है, वैसे ही उसकी आधी आक्रामकता खत्म हो चुकी होती है, तो उसके प्रभाव भी उतना कम हो जाता है। वृद्धावस्था का देखा जाए, जैसे ग्रह के साथ में रहेगा मंगल वैसा प्रभाव हमेशा देगा। कुंडली में मांगलिक दोष, अभी आपने बताया, पूछा कि किसी पेड़ के साथ में शादी कर दी जाती है। अभी हम ज्यादातर इसमें करते हैं, कुंभ विवाह होता है मांगलिक दोष के निवारण के लिए, या अश्वत्थ विवाह होता है पेड़ के साथ, पीपल का पेड़, अश्वत्थ बोलते हैं पीपल के पेड़ को, पीपल के साथ में ये एक विधि होती है कि उससे उसका दोष निवारण हो जाता है। इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है, साइंटिफिक रीजन भी बात करेंगे हम, पहले जो शास्त्र वाली उसको आपको बताते हैं। तीसरा है ये रुई का पेड़,
महाराष्ट्र में रुई का पेड़ बोलते हैं, और वैसे वो आक का पेड़ होता है ना, आक मदार आपने सुना होगा, हाँ हाँ है ना। तो वो उस इनके साथ में वो विधि करवाई जाती है। पहला कुंभ, मटके के अंदर पानी भर के उसके ऊपर भगवान विष्णु की प्रतिमा होती है। तो वो एक बोले तो कहते हैं उसमें एक सूर्य की शक्ति, आंख में सूर्य विराजमान होते हैं, विष्णु भगवान है, कुंभ में जल का स्थान होता है, तो वो धीरे उसके प्रभाव को कम करता है, ऐसी हम मान्यता है। आप ठंडे पानी से ज्यादा देर तक नहाइए, आप कितने भी गर्म हो ठंडे हो जाएंगे, बराबर है, प्रभाव पड़ेगा ना, नेचर आएगा, शीतलता आएगी उससे। तो वो एक मान्यता है। उसमें भी कुछ औषधियां रहती हैं, अलग अलग पेड़ों के पत्ते, जैसे गणमूल के नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र में इसमें जन्मा है तो मंगल का प्रभाव होगा। तो उससे शादी तो एक औपचारिकता है, विधि करवाना है। किसी भी चीज को अब जब आप रेमेडी करते हो, आपको भूख लगी है तो खाना खाएंगे तो ही आपको भूख मिटेगी ना, वैसे ही उसकी एक औपचारिकता है, उसको हम उपाय को रेमेडी को करते हैं तो उससे धीरे धीरे पॉजिटिवनेस जो है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। 3 विशेष होते हैं, कुंभ विवाह, अश्वत्थ विवाह और आपका जो अर्क विवाह बोलते हैं इसको हम। तो ये विशेष उपाय किए जाते हैं। तो इनमें भी पीपल में भगवान विष्णु विराजमान होते हैं, कुंभ में भी भगवान विष्णु और जल देवता विराजमान होते हैं। इनके साथ विवाह की एक औपचारिकता है। अभी लड़के की कुंडली है या लड़की की कुंडली है, अब अश्वत्थ विवाह पेड़ के साथ विवाह करवाया, पुरुष का तो नहीं करवा सकते, आप करवा सकते हैं, पुरुष का पुरुष से विवाह नहीं हो सकता ना। हाँ। तो पीपल के अंदर किसका विराजमान, भगवान विष्णु विराजमान होते हैं। तो पुरुष के लिए क्या होता है, मंगल का जप करवाया जाता है। और मंगल से संबंधित अर्क विवाह, 2 तरह के, एक नर होता है एक मादा होती है, अर्क विवाह करवाया जाता है। तो उससे सूर्य की ऊर्जा उसको मिलती है, जिससे हमारी बुद्धि में और हमारे शरीर में ऐसे एक चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं, जिससे बोलते हैं आगे लाइफ में आप बहुत सारी चीजों को करने के बचेंगे। मांगलिक दोष होने के कारण से दोनों में ऐसे परिवर्तन आ जाते हैं, उग्रता ज्यादा होती है, क्योंकि दूसरे एक दूसरे की सुनते नहीं है। अब वैसे भी नहीं सुनते हैं, अब ये तो कुंडली हो गई तो वैसे भी नहीं सुनते हैं। लेकिन फिर भी एक आदमी शांत हो जाए, या स्त्री की कुंडली में मंगल ज्यादा हैवी है वो शांत हो जाए, तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट हो जाता है ना। कुछ चीजें हम खुद से नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए या तो बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद हो या कुंडली में हमारे देवों का आशीर्वाद हो, तभी वो चीजें शांत होती है। तो ये मंगल दोष के प्रभाव दूर करने के लिए हम ये जो औपचारिकताएं हैं, जो उपाय हैं, ये करते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो मंगल के 4 पार्ट हैं। जी जी, जैसे आपने बोला था कि बालावस्था, हाँ, युवा, प्रौढ़ और फिर उसके बाद वृद्धावस्था। तो जी, जी। ये पर्टिकुलर देखना पड़ेगा कि कौन से अवस्था में है। हाँ, वे कुंडली में डिग्री अंश दिए जाते हैं, उनके आधार पे पता चलता है। चलो नेक्स्ट। उसके बाद में बुध का स्थान आता है। बुध हमारे सोच का, हमारे दिमाग का और हमारे स्वास्थ्य का कारक ग्रह होता है कुंडली में। बुध जिनका अच्छा है, और इसको एक हम नपुंसक ग्रह का नाम भी देते हैं। बुध जिसका बहुत अच्छा होगा, वो उसकी कैलकुलेशन गणना बहुत अच्छी होगी, वो एक बहुत अच्छा व्यापारी भी हो सकता है, और सोचने समझने के डिसीजन पावर बहुत अच्छी हो सकती है। मतलब जो तेज दिमाग। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक व्यापारी का दिमाग अगर बहुत अच्छा है, व्यापारी ज्यादातर बुध वाले होते हैं, बिजनेसमैन, तो उनका बुध बहुत अच्छा होगा। और उसके बाद में गुरु से संबंधित लोग पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा रुचि रखेंगे, पढ़ने में एजुकेशन उनका बहुत अच्छा होगा, वो भी व्यापारी बहुत अच्छे हो सकते हैं, बिजनेसमैन तो बहुत बढ़िया होंगे गुरु से संबंधित। शुक्र वाले जो है उनको लग्जरी लाइफ भी बहुत पसंद होती है, और ब्यूटी प्रोडक्ट्स इत्यादि के बिजनेस से संबंधित भी वो कुछ न कुछ उनके जो है कनेक्शन रहेंगे ही रहेंगे। शुक्र जिनका बहुत अच्छा है, वो इंसान अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करता है भी जिससे इंसान बहुत ही फास्ट जो है ग्रो कर सके। ये शुक्र के लक्षण हैं। जैसे कि आपका देखा जाए, शुक्र आपका भाग्य स्थान में है, तो शुक्र से संबंधित आप कुछ ऐसा मतलब अचीवमेंट करने का प्रयास जरूर करेंगे कि नहीं? ऑब्वियसली। हाँ, तो शुक्र का ये स्वभाव है। उसके बाद में शनि देव का स्थान आता है। शनि देव से संबंधित जितने भी लोग हैं वो व्यापारी लोहे के ज्यादा बहुत अच्छे होंगे। टेक्निकल सिस्टम अगर उनके पास, तो बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। ऑयल से संबंधित, लोहे से संबंधित, कंस्ट्रक्शन लाइन में हो सकते हैं, बिल्डर लाइन में हो सकते हैं, तो उनका शनि बहुत अच्छा होता है। लोहे के व्यापारी, ऑयल के व्यापारी, चमड़े के व्यापारी,
और कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के व्यापारी, ये भी शनि मंगल से संबंधित होते हैं। जिनका शनि बहुत अच्छा है, ये फील्ड बहुत अच्छा रहेगा। तो फिर शनि में ऐसा क्या है कि मतलब ये पर्टिकुलर चीज में ही वो सबसे ज्यादा अच्छे रहते हैं? स्वभाव है, नेचर है, और साथ में उन चीजों से रिलेटेड है, ओके। संबंधित है, संबंध है उसका। हाँ हाँ। शनि देव है ना, तो हम्म। शनि लोहा, तेल, जमीन, है ना, और ये मशीनरी, एक उनकी जो है सकारात्मक ऊर्जा इस फील्ड में बहुत ज्यादा रहती है। ओके। थोड़ा स्लो चलते हैं। अब बिल्डर है, एक दिन में तो बिल्डर नहीं बन सकते। आप पढ़ के साल भर में आप कर सकते हो, लेकिन साल भर में बिल्डर बनना संभव नहीं है। जमीन बेचना या लेना ये भी बहुत मुश्किल काम है। तो शनि से संबंधित चीजें हैं। शनि जिसका बहुत अच्छा, वो जल्दी ग्रो करेगा। उसके बाद राहु का स्थान आता है। राहु वाले लोग शॉर्टकट बहुत जल्दी ढूंढते हैं, और राहु से संबंधित लोग जो है सट्टा मार्केट के बहुत अच्छे व्यापारी हो सकते हैं। मतलब और कम श्रम में ज्यादा पैसा कमाने जी वाले। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और राहु वाले व्यापारी जो है केमिकल से संबंधित व्यापार ज्यादा करेंगे, जिसमें मदिरा का व्यापार बहुत अच्छा कर सकते हैं। राहु से संबंधित शॉर्टकट बहुत जल्दी ढूंढेंगे मैक्सिमम राहु वाले। मतलब जिसको मदिरा में व्यापार करना पहले उसको देखना पड़ेगा कि उसका राहु हाँ, कैसा राहु है। बहुत अच्छा है, ट्रेडिंग करते हैं लोग। हाँ। शेयर मार्केट का व्यापार, राहु बहुत बढ़िया होगा उनका, शनि बहुत बढ़िया होगा। ये दो ग्रह अच्छे हैं, इस फील्ड में जबरदस्त ग्रो करते हैं। केतु महाराज हैं। केतु महाराज का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, वो अपने बाप दादा की जो भी प्रॉपर्टी उसके ऊपर आधारित रहते हैं। मतलब जो- उनको जो भी मिलती है या फिर कैसा? मिलती है, उनकी सोच भी वैसी हो जाती है। साथ में कुछ कुछ लोगों की चमत्कार के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं केतु से संबंधित लोग। उनको चाहिए भाई कुछ ना कुछ हमको ऐसा मिल जाए कि हम एक दिन में अंबानी के बाजू में चेयर लगा के बैठ जाए, बैठे बैठे ऐसा सब कुछ है। मिल जाए। जी जी जी, बिल्कुल मिल जाए। ऐसे केतु से संबंधित लोग रहते ही रहते हैं। तो ये नवग्रहों का नेचर था सर। तो इनके आधार पे जैसा कुंडली में इनकी स्थिति परिस्थिति रहेगी, तो वैसा हमें जीवन में रिजल्ट देखने को भी मिलते हैं। ओके। जी। उसके बाद में सर इनसे संबंधित कुछ उपाय हैं। अभी अच्छा, हमारे ग्रह खत्म हो गए। जी, ग्रह खत्म हो गए। अब छोटे मोटे उसमें उपाय भी आपको पीछे बताए थे, तो इनमें सभी ग्रहों का जो है उपाय का हम थोड़ा कर लेते हैं। इसमें दो तरह की रेमेडी होती है। एक तो हम किसी चीज को दान बोलते हैं हम लोग, पंडित जी की भाषा में दान होता है, डोनेशन देना होता है, तो वो भी ग्रहों से संबंधित है। दूसरा उपाय होता है पूजा पाठ। पूजा पाठ आप करिए। पूजा पाठ हर व्यक्ति करने में सक्षम नहीं होता है, तो उसके लिए हम व्रत उपवास वगैरह ढूंढते हैं। एक छोटा और उपाय, मेरा पूजा पाठ मतलब आप यज्ञ वगैरह की बात? यज्ञ वगैरह, जैसे मंत्र जाप हो गया, मंत्र जाप करना है, करवाना है ना, तो यज्ञ वगैरह करना है, रुद्राभिषेक करना है। तो अभी श्रावण मास है, तो विषय अभिषेक का तो बहुत बड़ा महत्व है, शंकर भगवान की पूजा रहती है। तो उसके आधार पे उसकी जो रेमेडी की जाती है उसका प्रभाव बहुत बढ़िया मिलता है। चौथे नंबर पे आता है सर रत्न धारण। रत्न हमको बहुत हमारे जीवन में इफेक्ट डालते हैं। अभी आपने देखा होगा जितने भी सेलिब्रिटी हैं, है ना, तो हर व्यक्ति कोई ना कोई रत्न धारण करता ही है। देखा जाए तो कहते हैं भाई छोटा सा पत्थर है, उंगली में पहनने से आपका जिंदगी तो नहीं बदल सकता। देखा जाए तो ये सच भी है, और नहीं देखा जाए उसको देखेंगे अगर करेंगे तो कुछ जीवन में बदलाव आते भी हैं। अब जो भरोसा करेगा, आप भगवान के ऊपर भी तो भरोसा करते हैं ना, किसी इंसान के ऊपर भी भरोसा करते ही है ना। बराबर है। बिना भरोसे के तो कुछ भी नहीं हो सकता। बराबर है। भगवान भी नहीं सृष्टि का संचालन कर सकते बिना भरोसे के। उनको भी तो थोड़ा बहुत भरोसा होगा ना खुद पे, भाई मैं ये बनाऊंगा तो सृष्टि सही से चलेगी। तो बिना भरोसे कुछ नहीं हो सकता सर। हर चीज के ऊपर हमें विश्वास करना पड़ता है। तो विश्वास आपका है तो वो आपको संपूर्णतः 100% आपको रिजल्ट मिलता ही मिलता है। अभी देखें तो हम सबसे पहले सूर्य देवता हैं। सूर्य देव का अगर कोई उपाय करते हैं हम, सूर्य का सबसे पहले हम सूर्य को जल देना बहुत जरूरी है। सुबह सुबह हर व्यक्ति को देना चाहिए। किसी व्यक्ति कुंडली में सूर्यदेव खराब हो या सही हो, कुछ भी हो, लेकिन सूर्य का उपाय करें तो उससे क्या है, हमारी मानसिकता बहुत डेवलप होती है। इसमें जो सूर्य को अर्घ्य देने की आप बात कर रहे हो जी, तो जब सूर्योदय हो रहा है तभी, या फिर जैसा अभी काफी लोग थोड़ा लेट उठते हैं, मतलब 7 बजे तक उठ जाते हैं, फिर 8 बजे तक उनका पूरा सब कुछ काम खत्म हो जाता है, मतलब नहाना वगैरह जी, तो उसके बाद भी दे सकते हैं? कैसा है? दे सकते हैं, लेकिन प्रयास करें जिस समय सूर्योदय रहता है। अभी आप जब उठते हैं नहा धो के, आपके अंदर भी थोड़ी सी पॉजिटिवनेस रहती है, बाकी दिन भर का स्ट्रेस नहीं रहता है। आप
लेट सो रहे हैं या लेट उठ रहे हैं वो एक अलग सब्जेक्ट हो गया, लेकिन प्रयास करें सूर्य देव के उठने से पहले हम उठ जाएं, नहा धो के हम भी फ्रेश रहेंगे, भगवान भी फ्रेश रहेंगे, तो जल देंगे तो डायरेक्ट मिलेगा ना, बाकी दुनियादारी की टेंशन नहीं रहती ना। करेक्ट। हाँ, तो आप देंगे तो डायरेक्ट उनको पहले आप ही मिलोगे ना। अभी राशियां। हाँ जी, राशियां सबसे पहले 12 राशियां होती हैं ज्योतिष शास्त्र में बताई गई हैं। जो मेष राशि है, मेष राशि का स्वभाव होता है। एक मुझे आपसे पूछना है जी, जैसे काफी जगह पे हमने देखा कि एक ही घर में दो या ग्रह 3 है। या ग्रह 5 ग्रह हाँ, भी होते हैं। जी, होते जी। हैं, तो वैसे राशि नहीं रहती कभी? राशि नहीं रहती, राशि का क्रम रहता भाई। देखिए समय बताया गया है। अभी जैसे मान लीजिए अब अभी समय है 1 बजे या 2 बजे जो भी है, तो वो समय 4 बजे तो 2 नहीं बज सकते हैं, वो क्रम है, वो कंटिन्यू चलता रहेगा। लेकिन सूर्य जो है, सूर्य के साथ दूसरा ग्रह जब नजदीकी बढ़ेगी, जब उनका जाम लगेगा, है ना, तो कुछ ना कुछ हलचल होती है। अच्छी Okay. चीजों का जाम लगेगा हाँ, तो अच्छी चीजें बढ़ेंगी, बुरी चीजों का जाम लगेगा तो बुरी चीजें बढ़ती हैं। तो वैसे ही है, ग्रह जैसे जैसे साथ में एक साथ एक जगह हो जाते हैं तो वैसे प्रभाव या परिणाम हमको देखने को मिलते हैं। तो ये चीज रहती है। राशियों में अभी आप बात कर रहे थे, तो सबसे पहले 12 राशियां होती हैं। 12 राशियों में पहला स्थान है मेष राशि का। मेष राशि का स्वभाव होता है उसका, अगर हम चिन्ह देखें, निशान देखें, तो भेड़ का आता है। भेड़ का स्वभाव क्या है, बोलते हैं ना कि कुछ लोग भेड़ चाल चलते हैं, है ना। भेड़ चाल का मतलब है हम देखा देखी बहुत चीजें करते हैं। हमारे लाइन वाले एक चीज है, पढ़ाई में करते हैं, सब लोग आर्ट ले रहे हैं तो सब लोग देखा देखी आर्ट ही लेते हैं, क्योंकि वो ईजी वे दिखता है। कुछ लोग मेडिकल में देखते हैं, ज्यादा देखते हैं तो उधर ही चले जाते हैं। आपको जो रास्ता इजी लगता है और बहुत लोग उसमें जाते हुए दिखते हैं, अनुकरण करते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल फॉलो करते हैं उसको देख करके। तो वो मेष राशि का स्वभाव रहता है। मेहनती होते हैं लेकिन बिना सोचे समझे मेहनत ज्यादा करते हैं। लेकिन उसके ऊपर भी प्रभाव है, अगर ग्रह अच्छे मिल जाए तो दिशा सही मिल जाती, मार्गदर्शन सही मिल जाए तो उनका जो है फोकस सही जगह लग जाता है। ये रहता है, ये मेष राशि का स्वभाव है सर। ओके। और दूसरे नंबर पे जैसे लग्न का भी बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। वृषभ राशि है, वृषभ का स्वरूप है एक ऑक्स, बैल का स्वरूप है। वो मेहनती बहुत ज्यादा होते हैं, उनको भी डायरेक्शन की जरूरत होती है। डायरेक्शन सही मिला तो काम भी सही होगा, उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे। लेकिन डायरेक्शन गलत हुआ, अगर वो ही नेगेटिव फील्ड में चले जाए तो वहां की चीजें पूरा एनर्जी वो साइड में। हाँ, पूरा अब जिधर आपका फोकस रहे उधर आपके रिजल्ट बेहतर ही होंगे। अभी आप गलत कामों में ज्यादा एक्टिव हैं तो गलत कामों में डेवलपमेंट होगा, कहीं ना कहीं तरक्की हो तो रही है ना। करेक्ट। सोने में आपका आलस में ज्यादा ध्यान है तो आलस भी तो ज्यादा ही बढ़ेगा, वो कम तो नहीं हो सकता। तो वैसा ही है, वृषभ राशि का भी वही स्वभाव है। तो जिधर जिस आप लाइन में ज्यादा जाएंगे उधर आपका प्रभाव ज्यादा दिखेगा। तीसरे नंबर पे आते मिथुन राशि। मिथुन राशि मिक्स आती है, बुध की राशि आती है। बुध को हम नपुंसक ग्रह की संज्ञा देते हैं, वैसा उसका नेचर है बुध ग्रह का। और बुध अगर कुंडली में अगर खराब होता है, बुध से संबंधित अगर हम किसी किन्नर को कुछ दान करते हैं बुधवार के दिन तो उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे होते हैं। मतलब जिसका स्वामी बुध है, जी जी, वो करे तो। मिथुन और कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। हाँ, तो इनसे संबंध, बुध से संबंध कोई भी अगर तकलीफ है, बुध जिनका खराब होता है वो वाणी से संबंधित उनको समस्याएं बहुत होती हैं। जैसे तुतलाना, हकलाना, है ना, जिनको समस्या, मतलब उनका बुध 100% खराब है, तकलीफ में है, ये वाणी से संबंधित है। बुध जिनका अच्छा होगा वो बोलने में बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। ये बुध के कारक हैं। बुध की राशि आ गई मिथुन। मिथुन का सिंबल जो चिन्ह है वो है स्त्री पुरुष दोनों के संयोग से। जब भी हमने किन्नर का वो बताया सिंबल, तो किन्नर उससे संबंधित है। किन्नर को कुछ दान करिए बुध को, आपका बुध बेहतरीन होगा, अच्छा होगा। शंख में रखा हुआ जल पीजिए, आपकी वाणी बहुत अच्छी होगी। शंख बजाइए, उससे भी आपकी वाणी बहुत अच्छी होगी। उसके बाद आते हैं हम गुरु के ऊपर। गुरु का तो गुरु ही है मार्गदर्शन। और राशि मिथुन के बाद में आती है हमारी कर्क राशि। कर्क राशि केकड़े को बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कैंसर भी बोलते हैं। कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रदेव। चंद्रदेव बहुत शीतल होता है, लेकिन केकड़ा जब तक पानी में रहेगा तभी तक शीतल रहेगा, बाहर आ जाएगा तो वो डेंजर भी हो जाता
है ना। Correct. तो ये स्वभाव है। कर्क राशि वाले लोग जो होते हैं वो अंदर से बहुत थोड़ा सा नेगेटिव भी होते हैं। जब तक उनको कोई परेशान नहीं करेगा तब तक बहुत अच्छे रहेंगे। स्वभाव, नेचर आता है ना वैसा। डंक नहीं मारेंगे हाँ, तब तक। डंक नहीं मारेंगे। जब उनको कोई परेशान करेगा पहले छेड़ेंगे नहीं, बाद में छोड़ेंगे नहीं। तो ये नेचर है कर्क राशि का। उसके बाद आते हैं सिंह राशि। सिंह को तो जब भूख लगती है तभी दौड़ता है ना। अब जब उसको भूख लगे तभी स्ट्रगल करेगा, वरना शेर को कोई लेना देना नहीं है। उसकी दहाड़ी काफी है पूरे जंगल को हिलाने के लिए, इसीलिए उसको राजा भी कहते हैं। सिंह राशि वाले, सिंह लगन वाले जितने भी जातक हैं वो अपनी फील्ड के हमेशा बेहतर कार्य करते हैं। सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य। सूर्य अभी इस कुंडली के आधार पे देखे तो सूर्य आपका कर्म स्थान में है। देखा जाए तो आपको बहुत अच्छा राजनेता होना चाहिए, है ना। अगर आप उस फील्ड में जाते हैं, अगर कुछ चीजें हैं उनमें सुधार कर लिया जाए तो आप उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम उधर फोकस करना भी जरूरी है। तो सिंह का स्वभाव है, जहां जाएगा वहां दहाड़ेगा, और एक दहाड़ बहुत होती है सिंह की। उसके बाद कन्या राशि पे आते हैं। एक मिनट में सिंह पे जी, आऊंगा जी। फिर से। सिंह पे राशि का मैंने सुना हुआ है कि जी। सिंह राशि का सिर्फ सिंह राशि से ही पड़ता है और दूसरी राशियों के साथ में उतना नहीं जमता है। नहीं जमेगा ना सर। शेर किसके साथ जमा सकता है आप बताइए। सिंह किसके साथ कर सकता है? किसी के साथ नहीं कर सकता, वो सिर्फ खुद अपना के ही लोगों करेगा। के साथ में ही। हाँ, अब सिंह से आप बहुत सारे ग्रह हैं या बहुत सारे शेर से अगर आप कंपैरिजन करें, बहुत सारे हाथी तो उससे बड़ा होता है, बहुत ताकत होती है। लोमड़ी में उससे ज्यादा दिमाग होता है। लोमड़ी तो राजा नहीं है जंगल का, करेक्ट। बहुत ज्यादा दिमाग होता है। जरूरी नहीं है इंसान के अंदर बहुत ज्यादा दिमाग है तो राजा हो जाएगा। शेर के अंदर ना तो उतना ज्यादा दिमाग होता है और उतना ज्यादा हैवी नहीं है, बहुत ज्यादा ताकत भी नहीं है। उसको जितना जरूरत है शेर होने के लिए आपको दिमाग और ताकत की जरूरत नहीं है। आपकी समझदारी, आपका फोकस बराबर होना चाहिए। आप शेर हैं, सिंह है। ओके। ये सिंह का नेचर है। सिंह वाले जातक जो है हमेशा अपनी फील्ड में बहुत बेहतर करते हैं और अपने आगे किसी की चलने भी नहीं देते। लास्ट में बोलेंगे लेकिन बहुत बेहतरीन करेंगे। तो ये सिंह का नेचर है। उसके बाद कन्या राशि में, कन्या का स्वरूप है बुध से की राशि है। तो कन्या जो है, ऐसे लोग बहुत कैलकुलेटेड भी होते हैं। अपने जीवन में दूसरों को ज्यादा इंटरफेयर करने नहीं देते, खुद उसमें ज्यादा एफर्ट्स डालते, खुद का उसमें बहुत ज्यादा योगदान रहता है किसी भी कार्य में, चाहे पर्सनल लाइफ है चाहे आपका करियर है, किसी भी चीज से संबंधित है। ज्यादा दूसरों से संबंध नहीं रखेंगे। अगर रखेंगे तो तोड़ मरोड़ करके सिर्फ अपने ही फील्ड पे ज्यादा फोकस रखते हैं। ये बुध से संबंधित फोकस बहुत अच्छा रहेगा उनका। तो ये कन्या राशि वाले लोग होते हैं ऐसे। उसके बाद आता है तुला राशि। तुला राशि होती है शुक्र की। ऐसे लोग लग्जरी लाइफ बहुत पसंद करते हैं, शुक्र से संबंधित। खुद के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम लगाएंगे, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छे व्यापारिक दिमाग बहुत ज्यादा अच्छा होगा तुला राशि वालों का। तोल मोल के बातें करेंगे। तो ये तुला तराजू का सिंबल है उसका, है ना। तो तराजू है, तोल मोल के सब चीजें होंगी तो उसके बिना तो कोई कार्य नहीं होता। जरूरत है तो ही आपसे बात करेंगे, तो ऐसा भी स्वभाव होता है। उसके बाद सर हम आते हैं वृश्चिक राशि के ऊपर। वृश्चिक राशि का जो बिच्छू रहता है, बिच्छू उसका सिंबल है। वृश्चिक राशि वाले या वृश्चिक लग्न वाले ऐसे जातक भी बहुत थोड़ा सा डेंजर भी कह सकते हैं, लेकिन उनका मनोविचार बहुत ज्यादा चलता है। खुद के अंदर से बहुत ज्यादा सोचते हैं उन चीजों को। वृश्चिक लग्न वाले बहुत फायदेमंद भी हैं, लेकिन सही जगह। जब उनका अहित होगा, जैसे केकड़े का स्वभाव कैसा था कर्क राशि का, वैसा ही कुछ मिलता जुलता स्वभाव वृश्चिक राशि वालों का होता है। इसका स्वामी ग्रह होता है मंगल। वृश्चिक राशि का और मेष राशि का, दो राशियों का स्वामी ग्रह मंगल है। तो उससे संबंधित आप जो भी उनका विचार रहेगा या जो भी उनका कर्म रहेगा तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड रहेंगे और दूसरे लोगों को ज्यादा इंटरफेयर करने नहीं देंगे और आगे जाकर के दूसरों के लिए अच्छे भी साबित होते हैं। तो ऐसा वृश्चिक राशि का स्वभाव है। उसके बाद आता है धनु राशि। धनु राशि में एक घोड़े का स्वरूप है, मुख है पुरुष का, हाथ में धनुष बाण लिए, ये उसका सिंबल है। करेक्ट। मुख है पुरुष का और शरीर, बॉडी है घोड़े की, अश्व की, हाथ में है धनुष बाण। हाँ। तो ये उसका सिंबल है। धनु राशि का स्वामी होता है गुरु। कुछ सीखने की चाह बहुत रहती है धनु राशि वालों के अंदर।
और सिखाने की भी चाह बहुत अच्छी रहती है। और बहुत वृष धनु राशि वाले लोग जो है व्यापार में और आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। ये धनु राशि का नेचर है, स्वभाव। मतलब कंटिन्यू कुछ ना कुछ सीखते जी रहते जी हैं। जी, कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास जरूर करेंगे, कुछ ना कुछ, चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे कैसे भी स्वरूप में हो, कैसी भी परिस्थिति में हो, प्रयास यही रहता है। और जिसको तकलीफ देंगे उसमें भी बहुत प्रयास करते हैं। ये धनु राशि का स्वभाव है, गुरु से संबंधित है ना, जहां उनका फोकस रहेगा उधर बहुत प्रॉपर रखते हैं। उसके बाद आता है मकर राशि। मकर राशि का सिंबल है मगरमच्छ का। मगरमच्छ को तो हम जानते ही हैं, दूर रहें तो ज्यादा राम राम ठीक है ना। पानी में रहेंगे भाई, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर करना नहीं करते नहीं करते हैं, अच्छी बात नहीं है। शनि की राशि है, शनि से बैर नहीं करने का। बड़े बड़े लॉयर लोग जो दूसरों की समस्याएं सुलझाते हैं, वो लोग भी उनको नमस्ते करते हैं दूर से, है ना। मकर राशि का स्वभाव है, तो मकर से ज्यादा दूर ही बनाए रखें तो ज्यादा अच्छा है, शनि की राशि है। उसके बाद आते हैं हम कुंभ राशि के ऊपर। 11 नंबर की राशि आती है। कुंभ राशि का स्वामी होता है शनि ग्रह। कुंभ राशि वाले की व्यक्ति की ज्यादा प्रशंसा करें तो उसको उनको बहुत अच्छा लगेगा। प्रशंसा तो वैसे हर व्यक्ति को पसंद होती है, जितनी आप उनकी बड़ाई करेंगे सबको अच्छा लगता है, उसमें कुछ दो राय नहीं है। लेकिन कुंभ राशि वाले विशेष होते हैं, अगर आप उनकी प्रशंसा करेंगे पीछे से भी और सामने से भी। कहते हैं कुछ चीजें ऐसी होती हैं भाई, किसी की बड़ाई सामने मत करो और बुराई पीछे मत करो। बुराई पीछे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप अभी जाके, मैं अभी आपके सामने बहुत अच्छे से बैठा हूं, बाद में बोलूं हर्षल जी तो ऐसे वैसे, ये गलत चीज है। सामने मैं बोलता हूँ हर्षल जी आपने ये गड़बड़ किया है, तो वो बहुत सही होगा। पीछे से मैं बोलूं हर्षल जी बहुत बढ़िया आदमी, तो वो अच्छी है। बड़ाई सामने आने से हमें अभिमान होता है ना। सामने आपकी तारीफ करता रहूं, आपको बोलेगा अरे बहुत, मतलब अभिमान आता है अंदर। तो उसके आधार पे देखा जाए तो वो कुंभ राशि का स्वभाव होता है। कुंभ राशि वाले मटका होता है ना, घड़ा, कुंभ। कुंभ घड़े को बोलते हैं हम। घड़े के अंदर बिल्कुल खाली रहता है, तो कोशिश करें उसमें कुछ न कुछ भरा रहे, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, है ना। सकारात्मक भरेंगे तो हाँ, तारीफ सकारात्मक, सकारात्मक, झूठी तारीफ नहीं। सही तारीफ करेंगे तो बैलेंस रहेगा, घड़े में पानी पूरा रहेगा ना, सकारात्मक। हाँ, उसमें कुछ उल्टा सीधा मिलाएंगे तो कुछ ना कुछ हलचल जरूर होती है। तो ये कुंभ राशि का स्वभाव है। और उसके बाद आता है मीन राशि। मीन राशि गुरु की रहती है। मीन बोलते हैं पीसीएस, मछली रहती है। मछली जब तक पानी में है तब तक बहुत अच्छी रहेगी, वो हमारे लिए भी अच्छी है, उसके जीवन के लिए भी अच्छा है। मीन राशि वाले ऐसे लोग होते हैं। गुरु से संबंधित ये राशि है, तो इनको डायरेक्शन अच्छा मिल जाए तो इनकी उपज भी बहुत अच्छी होती है, आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। मतलब ये खुद के इसमें ही रहते हैं। जी जी, खुद के इसमें रहते हैं, दूसरों में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो ये 12 राशियों के स्वभाव थे, और इनसे संबंधित जिस व्यक्ति की कुंडली में भी ये राशियां जब भी हाईलाइट होती है तो इनके प्रभाव हमको देखने को भी मिलते हैं। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए अभी जी। हम एक फास्ट एक राउंड कर लेते हैं कि अगर कोई अच्छा स्टूडेंट है तो वो कौन सी राशि में रहेगा? अच्छा स्टूडेंट हम राशि के ऊपर नहीं बोल सकते हैं, जेनरिक वैसे ज्यादातर देखा जाए तो धनु राशि वाले, मीन राशि वाले, कन्या राशि वाले और सिंह राशि वाले, ये व्यक्ति बहुत ज्यादा फोकस्ड रहते हैं अपने करियर को लेकर के। विशेष है, पहला स्थान मैं इन्हीं का बोलूंगा। धनु राशि, मीन राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि प्लस आपकी सिंह राशि। ये राशि वाले जातक जो है अपने करियर को लेकर के बहुत सीरियस रहते हैं और उसमें बहुत अच्छी अचीवमेंट भी करते हैं, बहुत अच्छा देखने को मिलता है। सेकंड है सबसे अच्छा बिजनेस पर्सन सर धनु राशि, मीन राशि प्लस वृश्चिक राशि। ओके, हाँ, ये बहुत अच्छा बिजनेसमैन होता है। थर्ड है सबसे अच्छा स्पाउस, कर्क राशि, चंद्रमा से संबंधित है। हर चीज में, हर कार्य में, हर तरह से वो चीज उसके प्रति बहुत एकदम लगन रहती है। मतलब हस्बैंड अगर कर्क राशि से तो ठंडा रहेगा। जी जी, बहुत बहुत बहुत। ओके, हाँ, दूसरे के लिए भी अच्छे रहते हैं। थर्ड है मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी जी। ऐसे मैरिड लाइफ
राशि के ऊपर हम नहीं बोल सकते हैं उसको। ओके। मैरिड लाइफ का विशेषकर बिना कुंडली के आप उसको नहीं बोल सकते। किसी की भी अभी देखा जाए तो बहुत लोगों की, अभी आप थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि कुंडली में जब मंगल दोष हो तो मैरिड लाइफ में दिक्कतें आती हैं। बहुत से लोग हैं जो बिना कुंडली देखे लव मैरिज भी तो करते हैं ना, हाँ। है ना। कुछ लोगों की अच्छी चलती, कुछ लोगों की बिगड़ भी जाती है। वैसा अरेंज मैरिज में भी होता है। अरेंज मैरिज जो गुण मिलाने के, मेरे पास बहुत लोग ऐसे आते हैं, हमने तो फलाने पंडित जी से गुण मिलाए थे फिर भी ये दिक्कतें आ गई, ऐसा क्यों हुआ। गुणों के बारे में आपने सुना होगा, बात करें। बिल्कुल। गुणों टोटल जो है, दोनों लड़का और लड़की की जब भी कुंडली हमारे सामने आती है तो उनके कुल गुण जो है 36 होते हैं। ये ज्योतिष की गणना के आधार पे, इससे ना कम होते हैं ना ज्यादा होते हैं। 36 गुण में से, जैसे पासिंग मार्क्स होते हैं तो उसमें 18 गुण चाहिए होते हैं ना, 100 में से 50% पासिंग। हाँ, 100 में से आपको 33 अंक चाहिए पास होने के लिए। तो वैसे ही 18 गुणों की कंपलसरी जरूरत होती है। उसमें भी अगर कुछ कम हो जाए, जैसे ग्रेस मार्क लग सकता है ना, आपको 2 अंक 3 अंक मिल सकते हैं ना, तो आपको पास होने के लिए। तो अगर आपकी कुंडली में 16 गुण भी मिल रहे हैं तो भी आप शादी कर सकते हैं। ये गुणों के आधार पे हो गया। उसमें भी कुछ सिचुएशन होती हैं, जैसे मंगल दोष बहुत बड़े लेवल का, ज्यादा डिग्री का मंगल नेगेटिव ना हो दोनों की कुंडली में। पूरी कुंडली मांगलिक है तो वो लोग भी एक दूसरे का सिर फोड़ सकते हैं, बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते दोनों का। हाँ, बिल्कुल। तो दोनों ये चीज चलती है उसमें बहुत ज्यादा। बहुत लोग आते हैं ऐसे, वे गुण मिलाए थे बाद में भी ऐसा क्यों हो गया। सिर्फ हम गुणों की कैलकुलेशन, ये एक साधारण नियम है। आप किधर भी जाएंगे सबसे ज्यादा बोलेंगे भाई मांगलिक है या नहीं है, और गुण मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। करेक्ट। हम कुंडली के ऊपर बात ही नहीं करते हैं। उनको लगता है भाई पंडित जी ने या ज्योतिषी जी एस्ट्रोलॉजर हैं जो उन्होंने बता दिया तो हम टेंशन में आ जाएंगे, क्योंकि वो कुछ रेमेडी देंगे। आपने देखा होगा, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपकी पूरी बॉडी का चेकअप होता है, कुछ भी फॉल्ट नहीं मिलता है, आपकी रिपोर्ट एकदम क्लीन आती है, परंतु फिर भी आपको कुछ ना कुछ तकलीफ हो रही है। हाँ, होता है ऐसा, बहुत बार होता है, बहुत बार होता है। मेरे खुद के साथ ऐसा हुआ है। कुंडली, हम डॉक्टर के पास में गए, शरीर में प्रॉब्लम है, मेरे को यहाँ से दर्द हो रहा है या सर में दर्द हो रहा है, मैं बहुत ज्यादा एंजाइटी बहुत हो रही है, लेकिन रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आ रहा। वैसे ही कहते हैं भाई गुण आपकी कुंडली में बहुत अच्छे हैं, ना आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है, क्योंकि कुंडली को हम डिस्कस करते ही नहीं ना, क्योंकि जनरली यही पूछा हाँ, जाता है कि भाई गुण मिल गए, मांगलिक हाँ, मिल गया है या नहीं है। अगर दोनों मांगलिक हो बोले कर दो, अब सब लोग यही इतना ही देखते हैं, उसके आगे जाने का कोई प्रयास ही नहीं करता है। ग्रह मैत्री कुंडली बहुत जरूरी है, इसीलिए बनाते हैं ना हम लोग कुंडली, भाई पता चले पूरे शरीर का ट्रीटमेंट, खान पान तभी सुधारते हैं ना भाई, शरीर सही रहे। रिपोर्ट मिल गई है ना, कुंडली मिल गई, आपने कुंडली बना भी लिया, फिर ग्रह नक्षत्र देख लिया हमने, फिर उसके आधार पे हम आगे चले गए। जब तक ग्रह मैत्री नहीं होती है, कुछ भी तकलीफ आती है तो उसका ट्रीटमेंट लेना भी बहुत जरूरी होता है। थोड़ा भी मेडिकल आपका निकल जाए, किसी भी आप स्पोर्ट्स में जा रहे हैं या कहीं अप्लाई कर रहे हैं तो मेडिकल रिपोर्ट लगती कि नहीं लगती है ना। आजकल तो कंपनियों में भी, कंपनी में हाँ, ज्वाइनिंग के पहले मेडिकल रिपोर्ट बहुत कंपलसरी हो गई है। तो वो भी वैसे ही मेडिकल रिपोर्ट जैसे जरूरी होती है, शादी में भी आजकल मेडिकल रिपोर्ट मांगते हैं पर्सनली, करेक्ट। हाँ, मेडिकल रिपोर्ट मिलाते हैं, कुछ फॉल्ट तो नहीं आ रहा है भाई आगे जीवन में, बच्चों के लिए और खुद को, एक दूसरे को जेनेटिक कुछ प्रॉब्लम न हो। तो ऐसी सिचुएशन में कुंडली और मेडिकल रिपोर्ट बहुत जरूरी हो गई है, बहुत लोग विचार करते हैं। तो ग्रहों की मैत्री के आधार पे उनके जीवन की गणना करनी चाहिए, सिर्फ गुण और मांगलिक दोष के ऊपर आधारित नहीं करनी चाहिए जी। नेक्स्ट प्रोफेशन है पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन, राजनेता को हम सूर्य और मंगल के आधार पे उसकी गणना करते हैं। सूर्य जिनका बहुत अच्छा है तो उसका शासक सूर्य ग्रह मानते हैं, बहुत अच्छा शासक हो सकता है। हर व्यक्ति को हम शासक नहीं बना सकते। कुर्सी अगर गधे को दे दी जाए तो वो जमीन में लोट मारेगा ही मारेगा, करेक्ट है कि नहीं। हाँ। तो उसके लिए भी आपके अंदर क्वालिटी होनी बहुत जरूरी है। तो आपके अंदर वैसी सोच, वैसी भावना और उस पर बैठने के लिए कैपेबिलिटी, योग्यता बहुत जरूरी है। तो वैसा नेचर होगा तो ही आप आगे कुछ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हम शनि के ऊपर। जी,
शनि को ना जनरली एक विलन बनाया जाता है कि शनि किसी का अच्छा है, किसी का बुरा है, शनि साढ़े साथी आ गए मतलब हो गया खत्म। तो ये शनि और साढ़े साथी दोनों को मर्ज करके बताइए। शनि के बारे में एक मिथ है सर, कि इसको हम बहुत ही ज्यादा नकारात्मक वे में लेकर के उसको दर्शाते भी हैं, बोलते भी हैं। इसकी रिजल्ट बहुत न्यायप्रिय ग्रह है, जिनको दंड देता है ये। जैसे यम बोलते हैं ना, यम वो अपना लेखा जोखा देखता है, वैसा प्रभाव डालता है। अभी आपने देखा होगा कुछ लोग बोलते हैं भाई पंडित जी पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, फिर भी परेशान हम ही रहते हैं। जो पूजा पाठ नहीं करते हैं वो तो बहुत अच्छे रहते हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, हाँ। बिजनेस भी बहुत अच्छा करते हैं। पर हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है भाई? ज्यादा भगवान 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 हम भी कर रहे हैं और ज्यादा परेशान होते जा रहे हैं। शनि न्यायप्रिय ग्रह है। शनि की साढ़े साती सभी के लिए खराब नहीं होती है। उसकी राशि, उसकी दृष्टि, जिसका साथ अगर खराब आदमी, मान लीजिए आपने एक छोटी कथा है, एक स्टोरी है, अजामिल की कथा आपने सुनी हो तो। एक अजामिल डाकू था। अब जैसे रामायण सुनी आपने? हाँ, महर्षि वाल्मीकि थे। वाल्मीकि, हाँ। वाल्मीकि जी ने पहले रामायण लिखी थी, तुलसीदास की रामायण बाद में आई थी। हाँ, बराबर है ना। संस्कृत में जो हार्ड संस्कृत है उसमें रामायण के लेखक जो हैं वो वाल्मीकि जी हैं। वाल्मीकि जी का पास्ट जानते हैं? हाँ, डाकू थे। डाकू थे, करेक्ट। हाँ, बहुत बड़े डाकू थे। उनको किनका संयोग मिला? नारद जी का। नारद जी का मिला। नारद जी ने उनको सही डायरेक्शन दिया। राम जी के ऊपर पूरा चरित्र लिख डाला वाल्मीकि जी ने। कितने बड़े डाकू थे और कितने बड़े संत हो गए, आप सोचिए जरा। जिसको शनि का भी वही है, अगर उसको साथ सही मिल जाता है, सही ग्रह का सही डायरेक्शन, इंसान भी सही है, तो उसके बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जितना शनि आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, अदरवाइज कोई भी ग्रह नहीं हो सकता। अच्छा, इसमें ऐसा कोई है कि शनि किसी पर्टिकुलर प्लेस में है, मतलब वो खराब हो गया है, मतलब उसके लिए तकलीफ ज्यादा बढ़ जाती है? शनि की मान्यता ऐसी है, ज्योतिष के आधार पे देखा जाए तो शनि की दृष्टि कुछ लोग अच्छी नहीं मानते हैं। और जहाँ पे शनि रहता है, जहाँ पे उसका प्लेस रुका हुआ है, उसको डेवलप करता है, बढ़ाता है, पॉजिटिविटी उसकी बढ़ाता है, उसके प्रभाव बढ़ा देता है। लेकिन जहाँ पे दृष्टि जाती है, शनि की दृष्टि को खराब मानते हैं, वहाँ पे तकलीफें देता है। तो शनि की दृष्टि खराब विशेष मानते हैं। साथ मिल जाए तो बहुत अच्छी तरक्की देते हैं। और साढ़े साती कैसे होती है? साढ़े साती जी 3 राशियों को शनि एक तरह एक साथ कैप्चर करते हैं, कंट्रोल में रहती है 3 राशियां। जैसे उदाहरण के लिए अभी जो है मेष राशि में चल रहा है, मीन में भी चल रहा है और थोड़ा सा कुंभ में भी है। 2027 तक चल रहा है अभी शनि महाराज जो चल रहे हैं। तो अभी वृषभ राशि में जाएंगे कब? 2027 फरवरी के महीने तक। 2027 में फरवरी तक जो है अभी लास्ट कुंभ राशि में चल रहे हैं। कुंभ राशि से जैसे ही निकलेंगे तो मीन, मेष और वृषभ राशि में एंट्री हो गई। 2.5 साल की ढैया होती है, जिसे हम कुछ लोग छोटी पनौती भी बोलते हैं, ढैया को बोलते हैं। बड़ी पनौती है उसको साढ़े साती बोल देते हैं। 5 साल की बड़ी पनौती होती है, साढ़े साती तो 7.5 साल की होती है। 3 राशियों को एक तरह से पकड़ते हैं। 2.5 साल जैसे ही गुजरे तो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, एक राशि आगे बढ़ते। जी जी जी। एक राशि, पहली वाली राशि जो है वो छूट जाएगी, दूसरी राशि में एंटर करेंगे तो उसमें कितने वर्ष हो जाएंगे? 5 साल हो जाएंगे। 5 साल। और 2.5 साल जब गुजरेंगे तो पीछे वाली तो छूट ही गई थी, जिसमें 5 हो गए थे, उसमें 7.5 हो जाएंगे। करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से इनका जो सर्कल चलता रहता है, सर्कल जैसे घड़ी चलती है। अगर ऐसा कहे कि जो मिडल पार्ट है, हाँ जी, मतलब 2.5 इधर का 2.5 इधर का, जो मिडल 2.5 है, तो मेन सबसे ज्यादा स्ट्रगल वाला रह सकता है? जी जी बिल्कुल नहीं। शनि का जो है, जब शनि आते हैं तब प्रभावशाली बहुत ज्यादा रहते हैं, और जब शनि जाते हैं तो बहुत कुछ दे के जाते हैं। अच्छा, हाँ जी, दे के जाते हैं। लेकिन मध्यांतर जो रहता है, मध्यांतर में इंसान ज्यादा लटकता है, न इधर का न उधर का, तो परेशानियां थोड़ी ज्यादा हो जाती हैं, कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता है, क्योंकि थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती है। चोट पहले थोड़ी ज्यादा खाई हुई उसको रिकवरी करने में थोड़ा समय जाता है। जैसे कहा जाता है कि दशा और महादशा, जी, ये क्या चीजें है सर? देखिए, ग्रहों की 9 ग्रहों की महादशाएं होती हैं। महादशाओं का एक काल निर्धारित कर लिया गया, समय होता है वर्षों का। सबसे पहले अगर देखें तो हम सूर्य से हम गणना करते हैं,
तो सूर्य की 6 साल की महादशा होती है और चंद्रमा की 10 साल की होती है, बुध की 17 साल की होती है, गुरु की 16 साल की होती है, शुक्र की 20 साल की होती है, 19 साल की होती है शनि महाराज की। मतलब एक बार चालू होने के बाद में 20 साल 19 जी साल जी, ये रहेगी। इसको विंशोत्तरी महादशा बोलते हैं सर। विंशोत्तरी मतलब 120 साल। विंशोत्तरी जो बोलते हैं संस्कृत। अष्टोत्तर नाम सुना आपने? नहीं। जैसे हम गणपति जी का करते हैं या गणपति विराजमान होते हैं तो ये अष्टोत्तर मतलब 108। अच्छा, 108 बार सूत्र हाँ पढ़ते हैं। हाँ, जैसे 108 जप होते हैं माला में मन का होता है, वैसे ही 108 बेलपत्र भी चढ़ाते हैं महादेव को, हम लोग चढ़ाते हैं ना। तो अष्टोत्तर 108 चीजें चढ़ाई जाती हैं 108 बार नाम बोल बोल के। वैसे अष्टोत्तर, वैसे ये विंशोत्तरी होती है। 120 साल की सभी ग्रहों की गणना होती है। इसमें सबसे पहले आ गया 6 साल सूर्य का, उसके बाद में चंद्रमा का होता है 10 साल का, बुध का होता है 17 साल का, और गुरु का होता है 16 साल की महादशा, और शुक्र की होती है 20 साल की, और शनि महाराज की होती है 19 साल की, राहु की होती है 18 साल की, और केतु की होती है 7 साल की। इनको जब आप जोड़ेंगे तो आपका उत्तर आएगा 120। जो विंशोत्तरी आपको बताए 120 साल की होती हैं। 120 साल में जैसे जैसे महादशा चेंज होती है, इसमें अंतरदशा चलती है। अंतरदशा का कैलकुलेशन होता है किसी की 2 महीने की, किसी की 3 महीने की, वो चेंज होती रहती है। उनका कुछ भी मतलब फिक्स टाइम नहीं रहता है। अंतरदशा का कोई फिक्स टाइम है नहीं है, तो उसमें ग्रह के ऊपर डिपेंड रहता है, समय के ऊपर डिपेंड रहता है। तो ये ग्रह दशा होती है, तो अपने अपने अनुसार जैसा ग्रह रहेगा, जैसा नेचर है उसका, वैसा फल भी देता है। ये चीज है। ओके, तो अगर मैं 7.5 के साथ इनका कंपैरिजन करूं तो अलग रहता है? 7.5 सर सभी ग्रहों की नहीं होती है, सिर्फ शनि महाराज की होती है। नहीं, मतलब जो इफेक्ट आता है, मतलब जैसा जैसा आपने कहा था कि 7.5 जब चालू होती है तो थोड़ा स्ट्रगल वाला पीरियड चालू हो जाता है, प्रभाव ज्यादा होता है। हाँ, जब शनि महाराज जब निकलते हैं तो बहुत कुछ देके जाते हैं जी। तो महादशा भी वैसे ही रहती है, जब आती है तो थोड़ा स्ट्रगल रहता है, निकलती है तो बहुत कुछ देके जाती है। सभी ग्रहों की नहीं रहती। अब जब अभी बताया जैसे पॉजिटिव ग्रह हैं, सकारात्मक ग्रह हैं, तो फल अच्छा देंगे, समस्या बहुत ज्यादा नहीं देंगे। कुछ ग्रह नकारात्मक होते हैं, क्रूर ग्रह हम जिनको बोलते हैं। कुछ आदमी बहुत ज्यादा दिल पे ले लेते हैं, तो उसका बदला बहुत खतरनाक रिवेंज लेते हैं। तो उसमें विशेष आते हैं अपना मंगल वाले, शनि वाले, राहु वाले, केतु वाले। ये 4 ग्रह हैं जिनको हम बहुत ज्यादा क्रूर मानते हैं। इनसे संबंधित कोई भी परेशानी होती है तो वो बहुत ज्यादा लेवल पे होती है, परेशानी भी वैसी होती है। शुभ ग्रह होते हैं, ये कभी भी खराब हो, जैसे गुरु है, थोड़ा बहुत 19-20 ऊपर नीचे होता है लाइफ में, बाकी तो लेवल बना के ही रखते हैं, समाधान मिल जाता है उसका। तो इनके समाधान करने के लिए हमें बहुत पेशेंस भी रखना पड़ता है, समय भी देना पड़ता है बहुत ज्यादा। एक हमेशा बात होती है काल सर्प दोष की जी। तो मुझे पहले बताइए कि काल क्या रहता है, सर्प क्या रहता है और दोष क्या रहता है? काल सर्प दोष सर, राहु ग्रह के हमने बात करी थी। राहु नाम का एक राक्षस था, आपने शायद सुना होगा, स्टोरी है इसमें, छोटी सी ऐड होगी। तो स्टोरी राहु की है। राहु नाम का एक राक्षस था, जब समुद्र मंथन कर रहे थे, सुना आपने? हाँ, समुद्र मंथन हो रहा था। भगवान शंकर हैं महादेव, उनके गले में जो सर्प है वासुकी नाम का सर्प है वो। वासुकी नाम का एक काल सर्प भी होता है, काल सर्प दोष भी होता है। कुल देखा जाए तो 12 तरह के काल सर्प योग होते हैं। 12 क्यों होते हैं? जैसे कुंडली में 12 स्थान होते हैं, वैसे ही 12 काल सर्प दोष की भी गणना होती है। अब राहु और केतु एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, इनके आधार पर हम काल सर्प दोष निकालते हैं। जब भी राहु और केतु के एक तरफ अगर सभी ग्रह आ जाते हैं तो हम उसको काल सर्प दोष बोलते हैं। राहु नाम का एक राक्षस था, समुद्र मंथन हो रहा था, उसमें से अमृत निकला था। भगवान विष्णु उसको बांटने के लिए लाइन लगाई थी, एक तरफ दैत्य थे, एक तरफ देव थे, है ना, राक्षस और सुर असुर दोनों थे। अब बोले भाई अमृत दें किसको? अब आप सीधा सीधा नॉर्मली आप किसी से पूछोगे ना, भाई ये आदमी सही है, ये आदमी गलत है ना, तो आप किसको देना पसंद करोगे? जो सही है उसके लिए। तो भगवान ने क्या किया, बोले अमृत जो है, अमृत और विष 2 निकले थे ना, भाई विष किसको दे दें? असुरों को दे दें।
एक नॉर्मल नेगेटिव हाँ। है ना, थॉट है। थॉट है। तो बोले उन्होंने क्या बोले, हम जो अमृत है, अमृत किसको दे दें? सही को दे दें, सूर्य देवताओं को दे दें, क्योंकि वो हमारे समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं, है ना। तो उसके लिए उन्होंने क्या बोले, अमृत जो है देवताओं को दे देते हैं, विष जो है असुरों को दे देते हैं। तो असुरों ने मना कर दिया, अब तो हमको मारना चाहते हैं, है ना। भले ही असुर हैं, जहां पे सफेद है वहां पे काला भी जरूर होगा, जहां पे पॉजिटिविटी है वहां पे नेगेटिव भी होगा, जहां पे धन है वहां पे बुराई भी होगी, और वहां पे कंगाली भी जरूर होगी। एक दोनों फेस एक जैसे नहीं हो सकते, है ना। तो वैसे ही जहां पे सुर है वहां पे असुर भी हैं। तो उनका एक फेस था सुर का, एक था असुर का। बोले अमृत, उन्होंने मना कर दिया, हम विष ग्रहण नहीं करेंगे। जब उन्होंने मना कर दिया तो विष किसको दिया गया? शिव जी को, महादेव को दिया गया। तो महादेव का स्वभाव है, एक बार बोले देने चले गए विष, ग्रहण कीजिए शंकर भगवान को। सभी देवताओं को बोला गया, कौन लेगा इसको? विष्णु भगवान तो बांटने में व्यस्त है, है ना। अब विष्णु जी तो वो वैसे ही नहीं ले सकते। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मा जी मैं अगर विष पी के कुछ और हो गया तो सहन शक्ति नहीं है, विष जो है वो भी महादेव ही ग्रहण कर सकते हैं। अमृत भी उनके पास है, माथे पे चंद्रमा है, अमृत का कारक है। जल है, उसको उनके पास वॉशिंग सेंटर भी जबरदस्त है, गंगा जी विराजमान है जटा में, मालूम है ना स्वरूप कैसा उनका, है ना। तो उसको वॉशिंग सेंटर भी उनके पास में उसका है। बोले महादेव ने कहा, बोले विष को हम पान कर लेंगे। जब पी रहे थे पार्वती जी ने रोक दिया, और कंठ जो यहाँ पे कंठ में पूरा विष धारण कर लिया उन्होंने, आगे जाने ही नहीं दिया। पार्वती जी बैठ गई अंदर। तो पार्वती जी बैठती थी ना माँ, महादेव के अंदर रहती है, प्रेम इतना उनका। तो उन्होंने रोक दिया, बोले आगे मैं बैठी हूँ, भाई पूरे शरीर में जहर हो जाएगा तो मेरा स्थान कहाँ रहेगा? पत्नी का स्थान बोले वामांग होता है। तो जब भी आपके शरीर में जहर फैलता है तो बाईं तरफ सबसे ज्यादा फैलता है। आप कभी भी देख लीजिएगा, रिसर्च में भी आएगा। बाईं तरफ हार्ट रहता है ना, हार्ट की तरफ सबसे ज्यादा ब्लॉकेज वहीं से शुरू होती है किसी भी चीज की। तो वहां से बोले विष वहां पे प्रभाव ज्यादा जल्दी डालेगा। तो उन्होंने कंठ में ही रोक लिया, आगे नहीं। नीलकंठ महादेव हो गए, आप जानते ही हैं। तो राहु नाम का जो राक्षस था, तो उनको बोला गया, उसके मन में आया, बोले देवता तो अमृत ले जाएंगे, असुर रह जाएंगे। वो तो इतनी तपस्या, कठोर तपस्या करते थे, भगवान किसी को वरदान दिए बिना रह नहीं सकते थे। जिसने तपस्या करी है वो चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, उसको वरदान मिलना ही है। तो उन्होंने क्या किया, राहु ने बोला वो स्वरूप अपना बदल करके, चेहरा बदल करके जो देवता थे उनकी लाइन में शामिल हो जाते हैं। जब अमृत बांट रहे थे तो राहु नाम का जो राक्षस था वो भी अमृत पान कर लेते हैं। तब उनके ऊपर डाउट होता है चंद्रदेव को। चंद्रदेव के ऊपर जो है थोड़ी सी परछाई, आपने देखा भी होगा, है ना, दिखाते भी हैं, टीवी में भी दिखाते हैं, साइंस में भी बताया गया है। बोले इसके ऊपर एक छाया है। पुराणों की माने तो 2-3 कथाएं आती हैं इसमें, भाई उनके ऊपर छाया क्यों पड़ी था। वो दोष लगा है चंद्रमा का और सूर्य का। सूर्य देवता है, चंद्र देवता है, एक दिन का कारक है, एक रात का कारक है। तो दिन और रात्रि का कारक राहु के ऊपर छाया ग्रह माना गया। उनकी छाया पड़ी थी तो ग्रहण बनता है। ग्रहण उसी दिन से प्रारंभ हुआ, पुराणों की माने तो, पुराणों में बताया गया है। राहु ने वो पान कर लिया तो बोले अब आपको तो अधिकार था नहीं अमृत पान करने का, बोले अब आपको दंड भुगतना पड़ेगा। तो भगवान ने क्या किया, उनका सर काट दिया। अमृत पान कर लिया, समाप्त हो नहीं सकता, न जल सकता है न मर सकता है। काट दिया, लेकिन 2 विभाजन हो गए उनके शरीर के, एक सर रह गया, एक बॉडी रह गया। मैनेजर ऊपर रह गया, स्टाफ अलग हो गया, है ना। करेक्ट। हाँ, तो दोनों अपोजिट हो गए बिल्कुल। कुंडली में उनको स्थान दिया गया, ग्रहों में, देवताओं में तो नहीं दिया गया, वे देवता तो रहे नहीं और राक्षस भी नहीं रहे, तो स्थान दे दिया ग्रहों में। विशेषकर आप देखिए, जब भी सूर्य, राहु और चंद्रमा के एक तरफ सभी ग्रह आ जाएंगे तो काल सर्प दोष, उसको वो हम बोलते हैं, वो दोष लगता है। समुद्र मंथन किससे हुआ था? वासुकी नाम के नाग से, सर्प से, उससे मथा गया था, उसको अरणि मंथन किया गया था, उसमें विष और अमृत निकले थे। झगड़ा किसके ऊपर हुआ था? विष और अमृत के ऊपर। विष तो पान किया ही नहीं, महादेव ने किया, शंकर भगवान ने किया। इसलिए काल सर्प दोष का निवारण कौन करता है? शंकर भगवान। शिव पूजा बताते हैं ना, बोले आप शंकर जी की पूजा कराइए, काल सर्प दोष का महामृत्युंजय का जाप करवाइए, वही उसका निवारण है। अभी कुछ लोग जैसे हमारे ज्योतिर्लिंग हैं,
12 ज्योतिर्लिंग है, वो आप ज्योतिर्लिंग पे अभी यहाँ पे नजदीक में तो हमारे भीमा शंकर हैं, त्र्यंबकेश्वर हैं, वहां पर जाकर के बोले काल सर्प दोष की शांति करा के आओ, बोलते हैं ना। करेक्ट। हाँ, तो वैसा है, बोले जब महादेव की हम पूजा करेंगे तो काल सर्प दोष धीरे होने लगता है। उसमें राहु का जब भी करते हैं हम, केतु का भी जब शांति पूजा पाठ होता है, तो उनके आधार पे काल सर्प दोष का निवारण होता है। 12 तरह के काल सर्प दोष बताए हैं। इनके राहु और केतु के अंडर में आप किधर भी अगर 9 ग्रह बाकी 7 ग्रह जो आ जाते हैं तो काल सर्प दोष का निर्माण होता है। जैसा आपने काल सर्प दोष बताया, वैसे एक रहता है पितृदोष। हाँ जी, पितृदोष। तो पितृ, जितना मैं जानता हूँ, पितृ मतलब हमारे पितर, हाँ जो हमारे एंसेस्टर्स है वो जी, तो उनका भी कुछ दोष रहता है। हाँ जी, पितृदोष अगर पूर्वजों का दोष ऐसा कुछ मानते हैं, परंतु कुंडली में पितृ दोष का एक पितृ स्थान मानते हैं। विशेषकर 10म स्थान को पिता का स्थान दिया गया कुंडली में, 10म स्थान का, जहां पे आपके सूर्य देव विराजमान है, वहीं पर आपके 8वें 9वें और 10म स्थान, इन स्थान में कोई भी पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, जैसे शनि, राहु, केतु, इनमें कोई भी ग्रह अगर आ जाता है तो हम उसको पितृदोष की संज्ञा देते हैं। इस कुंडली में भी कुछ भी नहीं है तो पितृदोष की संज्ञा दी जाती है। अब पितृदोष की शांति बोलते हैं कि पितरों से संबंधित गायत्री होती है। गायत्री का नाम सुना आपने होगा शायद, गायत्री मंत्र जो हम जप करते हैं। हाँ। तो गायत्री जो पितरों से संबंधित होती हैं, गायत्री का हम जप करते हैं या कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं। और नारायण नाग बलि भी होती है उसमें, जो कि त्र्यंबकेश्वर में भी होती है, और कहीं पे भी शिव मंदिर में भी आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं आपको त्र्यंबकेश्वर ही जाना है। पितृदोष, पितरों की पूजा उसमें विशेषकर होती है। गायत्री का जाप होता है, भगवान शिव की पूजा होती है, तो इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। परंतु अगर किसी कन्या लड़की की कुंडली में अगर ये आ जाए तो उसमें सिर्फ भगवान शंकर की आराधना और गायत्री मंत्र का जाप होगा। पितरों की पूजा स्त्री नहीं करती है। हाँ। घर में बड़ा करता है, जैसे आपके पिताजी हैं तो पिताजी के हाथ से होंगे, है ना। और पितृदोष स्त्रियों को बहुत कम लगता है, क्योंकि स्त्री पिता के घर को तो छोड़ चुकी होती है। हाँ। पति के घर में जा सकती है। तो पितृदोष ज्यादा से ज्यादा पुरुषों की कुंडली में सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। तो पुरुषों को ये अधिकार है पितरों की पूजा का, स्त्री तो पितरों की पूजा कर नहीं सकती है। तो उसका उपाय यही है, अगर कुंडली पितृदोष के आधार पे है तो आपको उसका उपाय शिव पूजा से ही दूर होगा। तो उसका हल यही है। ओके जी। एक जेनरिक वे से बताइए जी कि आपने या फिर किसी ने भी कोई प्रेडिक्शन किया है, जिसको नॉलेज अच्छा है, जिसने प्रेडिक्शन किया कि ये पर्टिकुलर चीजें हो सकती है जी। और ये टाइम तक हो जाएगी, तो इसका जो कहते हैं कि फलस्वरूप ये हमें कब पता चलता है? और दूसरा चीज इसके साथ ही मैं पूछूंगा, क्या मैं 2 या 3 अलग अलग जो एस्ट्रोलॉजर्स है उनको मैं कंसल्ट कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, कुंडली आपके डेट ऑफ बर्थ के आधार पे है। अब मन से मैं बहुत कोई ऐसे अंतर्यामी तो हूं नहीं भाई, आपको आंख बंद करूंगा या आपका नाम से दूर से ही बता दूंगा, ना मैं किसी को पढ़ना सीखा हूं भाई, आपके मनोवैज्ञानिक नहीं हूं मैं, है ना। तो मेरा क्या है, हमारा कैलकुलेशन जो है कुंडली के आधार पे रहता है, वही प्रेडिक्शन रहता है। जन्म कुंडली आपके डेट ऑफ बर्थ के अनुसार बनती है, उसके आधार पे कोई भी प्रेडिक्शन होता है। आपकी नॉलेज क्या है, आपकी जानकारी क्या है, आप उसी के आधार पे प्रेडिक्शन करते हैं ना। वही आपका सही या गलत, वही उसी के ऊपर डिपेंड करता है, जितने आपकी अच्छी कैलकुलेशन होगी। अब देखिए, बिना अनुभव के तो कुछ नहीं आता। कोई भी चीज हम सीखते हैं धीरे धीरे, साल में 2 साल में 4 दिन में आप ज्योतिषी नहीं बन सकते हैं। अभी आजकल बहुत सारे वेबिनार भी चलते हैं, भाई आप 3 दिन में ज्योतिषी बन जाइए, तो ये संभव नहीं है। आपको समय देना पड़ता है किसी भी फील्ड में। आप 3 दिन में कुछ भी नहीं बन सकते। आप कोई भी चीज करते हैं उसके लिए आपको समय देना बहुत जरूरी है। समय देंगे, धीरे धीरे आप इस चीज को स्टडी करेंगे, आप उसका एक्सपीरियंस लेंगे। आपकी थ्योरी अलग है लेकिन प्रैक्टिकल अलग है। आप जो क्लासों में पढ़ते हैं, शुरू बचपन से लेकर के बड़े हो तक, आप जो है पहली क्लास से लेकर के ग्रेजुएशन वगैरह जो भी करते हैं, जितने भी आपके कोर्सेज होते हैं उसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जो आप फील्ड में उतरते हैं, क्या जो पढ़ा है वो आपको मिलेगा आगे? मिलता है? नहीं मिलेगा। 90% नहीं मिलेगा। करेक्ट। जो आप पढ़ते हैं, जो एग्जाम में दे के आते हैं, वो आपको कंपनी में नहीं पूछे जाते हैं। आपको वहां पे सिर्फ उतनी ही नॉलेज जो आपने कोर्स में बता दिया, एक डायरेक्शन दे दिया, आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिकल के थ्योरिकल का कोई महत्व
नहीं होता है। धीरे धीरे हम कुंडलियां देखते हैं, पत्रिकाएं देखते हैं, उससे अनुभव आता है। अभी आपने एक कुंडली रखी मेरे सामने और मैं आपको आपके बचपन के समय का ये बताऊं भाई आपके कुंडली में इस तरह का है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आपको आज किस चीज की जरूरत है, हम आज के ऊपर प्रेडिक्शन करेंगे तो मतलब गोचर कुंडली और लग्न कुंडली को दोनों को मिक्स करेंगे तो आपका प्रेडिक्शन बहुत ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि पीछे की जो चीजें चली गई हैं उनके ऊपर मैं प्रेडिक्शन करूँ कि मतलब क्या रहेगा उस चीज का, क्योंकि आपको उसको जरूरत ही नहीं है। जरूरत के आधार पर इंसान उस चीज की कैलकुलेशन करता है। तो वही चीज है, जितना आपका एक्सपीरियंस होगा, जितना आपका स्टडी होना भी बहुत जरूरी है। बिना स्टडी के आप बता नहीं पाओगे वो चीज। जितना अच्छा होगा एक्सपीरियंस के आधार पे आप बहुत अच्छी कैलकुलेशन करोगे, वही उसका रिजल्ट भी बढ़िया मिलता है। मैं और एक आखिरी सवाल जी, पूछूंगा प्लीज। आपसे। अगर किसी को कुंडली सीखनी है, हाँ जी। उसको एस्ट्रोलॉजर बनना है, जी, तो उसके राशि में क्या रहना चाहिए, उसके कुंडली में क्या रहना चाहिए? राशि का पता नहीं, पर मन में जिज्ञासा रहनी चाहिए। राशि कुंडली के आधार पे देखे जाए तो आपके नवम स्थान में कोई भी शुभ ग्रह होना चाहिए। जैसे आपकी कुंडली में आपके कर्म स्थान में सूर्य है तो आप सीख सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। गुरु है, आप अच्छा सीख सकते हैं। बुध है, आप बहुत अच्छे साइंटिफिक मतलब साइंस वाला दिमाग आपका होना जरूरी है। आपको किसी भी काम में इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप नहीं सीख पाओगे, करेक्ट है ना। वैसा ही ज्योतिष का है, ज्योतिष मैथ और साइंस का कॉम्बिनेशन है। मैथ होती है, उसमें डिग्रियां देखी जाती हैं हर ग्रह की, राशि नक्षत्र की गणना करी जाती है, तो मैथ है आपका। साइंस है, हम पूरा सौरमंडल की कैलकुलेशन करते हैं। पंचांग में आज से 100 साल का पंचांग होता है, सुना है आपने, है ना? 1 साल का पंचांग होता है जो हर साल प्रकाशित होता है। महाराष्ट्र में दाते पंचांग ज्यादा प्रचलित है ना। अभी राजस्थान में देखे जाए तो निर्णय सागर पंचांग ज्यादा चलता है, और बनारस में, उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो ऋषिकेश पंचांग, महावीर पंचांग, ये सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। पंचांग में आज से हजारों सालों पहले लिख दिया गया था भाई आपके ये नक्षत्र हैं, ये राशियां हैं। टेक्नोलॉजी के आधार पे आज के समय में बहुत इजी हो गया है। आप डेट ऑफ बर्थ डालिए कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर आपके पास है, ऐप आपके पास है, कुंडली आपके सामने होगी। ये समय का बदलाव है, परिवर्तन है ना। तो वैसे ही अगर आपके कुंडली में दसम नवम स्थान में शुभ ग्रह हैं, गुरु, सूर्य और बुध ग्रह हैं, तो आप बहुत अच्छा सीख सकते हैं। ये कुंडली का है। और दूसरा तो अगर आपके मन में नहीं है, फिर आपके चाहे कोई भी ग्रह रहने दीजिए, आप कुछ नहीं सीख सकते। तो आज का हमारा ये एपिसोड था जी पॉडकास्ट। आपके लिए तो हर रोज के दिन का यही काम रहता है। जी बिल्कुल। लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूंगा, आपको ये एपिसोड कैसे लगा? सर बहुत अच्छा लगा। मैं तो कहूँ भगवान की दया से होता रहे अच्छे, हम और बहुत सारी चीजें आपस में सहभाग करें और लोगों को और ज़्यादा जानकारी हो, और हमें भी कुछ न कुछ आपके साथ शेयर करने का समय मिले, तो बहुत बहुत अब मैं भी आपका आभारी हूँ, आपने हमें इतना समय दिया, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। हम इस पे एक एडवांस एपिसोड लेके आएंगे। जी बिल्कुल सर, जहाँ पे हम और डीप में जाएंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि जितना सीखेंगे उतना कम ही है। बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच, आपने यहाँ पे आके पूरा हमें सिखाया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। सो आई होप आपने ये एपिसोड एंजॉय किया। इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो काफ़ी लोगों के लिए नई हो सकती है। काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जिनका एस्ट्रोलॉजी के साथ डायरेक्ट अभी तक परिचय हुआ नहीं है, तो वो भी इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे ही गेस्ट को बुलाने के लिए प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए। कुछ टॉपिक्स आपके पास में होंगे तो वो भी सजेस्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।